हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 16 तक हम लोग स्पेक्ट्रम की सीरीज कर चुके थे। बहुत टाइम से स्पेक्ट्रम की क्लास नहीं हुई थी, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। एक्चुअली मैं प्रारंभ बैच के अंदर इन्वॉल्व हो गया था और अभी भी इन्वॉल्व हूं, बट ये एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग सैटरडे को क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर मैं प्रारंभ बैच से फ्री हो जाऊंगा, सो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस को इंक्रीज कर देंगे। और आप लोग जो इतने टाइम से मुझे जगह जगह रिक्वेस्ट एंड मैसेज भी कर रहे थे, मैं डेफिनेटली उसको पढ़ रहा था टेलीग्राम चैनल पे। जगह जगह आप जो मुझे पिंग कर रहे थे कि सर स्पेक्ट्रम को करवा दीजिए। सो गाइज, आज से हम लोग उसको वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 17 को शुरू करेंगे और थोड़ा सा मैं रिकॉल कराऊंगा, क्योंकि एक गैप हो चुका है हम लोगों के कहानी में। पूरी जो चैप्टर चल रहा था, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि 16वें चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। और आज 17 चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा फील करेंगे। आई विल मेक यू राइट द नोट्स ऑल्सो, थोड़ा नोट्स बनवा दूंगा आपके, थोड़ा, क्योंकि हम लोगों का टाइम काफी लैप्स हो गया है। तो लिखेंगे, थोड़ा सा रिकलेक्ट हो जाएगा, दिमाग फिर से वापस उस ट्रैक में आ जाएगा। तो आज का जो चैप्टर है दोस्तों, वो है इमर्जेंस ऑफ स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो बेसिकली 3 चीजों के बारे में ये चैप्टर यहां बात कर रहा है। पहला चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा स्वराजिस्ट के बारे में, कैसे ये स्वराजिस्ट का इमर्जेंस होता है, कौन होते हैं ये, इनकी डिमांड्स क्या थी, क्या बातें ये बोल रहे थे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका इमर्जेंस हुआ, है ना, व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ये पढ़ेंगे। कैसे इनका बीज बोया गया, किसने इसको स्टार्ट किया। देन व्हाट वर द सोशलिस्ट आइडियाज। सोशलिस्ट आइडियाज आप देखोगे जो रशिया वगैरह में, है ना, सोवियत में ऊपर जो है शुरू हो गए थे। तो बेसिकली आप देखोगे कि यार ये सब जो आइडियाज थे वो भारत पहुंच रहे थे, तो इसको लेकर भी क्या कहीं ना कहीं यहां पर प्रॉब्लम था अंग्रेजों के लिए। तो कैसे वो आइडियाज क्या थे और क्यों प्रॉब्लम था, वो सब समझेंगे। एंड देन थर्ड पोर्शन जो होगा वो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। अब आपको याद होगा कि हमने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज एक बार तब पढ़ा था जब हमने वर्ल्ड वॉर के टाइम की चीजें पढ़ी थी, है ना, याद करिए। हमने वहां पर पूरा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को पूरा अच्छे से पढ़ा था। लेकिन अब हम दोबारा, ये एक नया फेज होगा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का। तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अब क्यों हुई, इस वक्त क्यों हुई, क्या चीज, क्या फैक्टर्स थे जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। तो ये सब चीजों को हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 17 में कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है और इसलिए आप समझिए इस चीज को कि हम लोग ना इसका आज पहला वाला पोर्शन कवर करने जा रहे हैं। यानी कि आज हम लोग सिर्फ स्वराजिस्ट के बारे में यहां पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और यूपीएससी ने इस जगह से, इस वाले पोर्शन से आप देखोगे तो 2 बार कम से कम नहीं तो सवाल पूछा हुआ है। पीवाईक्यूज में आप देखोगे 18 में भी आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, लगातार बैक टू बैक इस चैप्टर से अगर आप देखोगे तो सवाल पूछे गए। तो थोड़ा फील करेंगे इस चैप्टर को, समझेंगे, बिकॉज एक हमारा थोड़ा ब्रेक भी हुआ है। सो वी विल ट्राई कि थोड़ा हम पहले पिकअप कर लें कहां से चीजें छूटी थी और फिर हम लोग थोड़ा स्पीड अप भी यहां से कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सेशन का पीडीएफ आपको, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है आपको अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में, आप गाइडेंस चाहते हैं, तो वहां पर मुझसे कनेक्ट होकर आप बात कर सकते हैं। मैं लाइव भी आता हूं, कुछ डाउट्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 पार्ट है, जैसे मैंने बोला। पहला वाला है स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। काफी आपने सुना होगा इनके, इसके बारे में बचपन में सुना होगा, क्लास 10 के एनसीईआरटी में सुना होगा। लेकिन थोड़ा सा आज इसको हम और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा फील करेंगे, आर्गुमेंट्स भी जानेंगे, क्या क्या एक्चुअली आर्गुमेंट्स दिए जा रहे थे दोनों की तरफ से। सो वी विल ट्राई टू एब्जॉर्ब इट, है ना, हम थोड़ा उसको फील करेंगे, थोड़ा समझेंगे क्या चल रहा था। फिर उसके बाद इमर्जेंस ऑफ न्यू फोर्सेस, एज आई सेड, सोशलिस्ट आइडियाज की बात करने वाले हैं। और जो थर्ड पोर्शन है वो आपका रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो यहां पर हो रही थी, अब शुरू हो गई थी। तो व्हाई दिस वाज हैपनिंग, व्हाई देयर वाज अट्रैक्शन फॉर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद क्यों अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि ये पोस्ट 1922 के बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुई। एक हम लोग देख रहे थे जो रिवॉल्यूशनरी वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तब, लेकिन 1922 के बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का क्या मतलब, हम उसको देखेंगे। और फिर जो अदर इन्फ्लुएंसेस चल रहे थे, है ना, पंजाब में क्या हुआ, बिहार में, बंगाल में, ये सब चीजें यहां पर हम समझेंगे। बट आज के लेक्चर में एज आई सेड हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर इस वाले पोर्शन को लेकर कि भाई ये जो यहां पर जेनेसिस, कैसे यहां पर ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ, फिर उनका क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, उसको अपोजिशन में लोग क्या कह रहे थे, दैट इज नो चेंजर्स के आर्ग्यूमेंट्स। देन उसके बाद एग्री टू डिसएग्री, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था यहां पर कि भाई दोनों को पढ़ेंगे, हमको समझ में आ जाएगा, डिटेल में जाएंगे तब समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट, थोड़ा समझते हैं कि करके, और इजी हो जाएगा चैप्टर आपके लिए। थोड़ा सा हम लोग पहले रिवाइज करते हैं। आइए रिवाइज इन दिस, एक भूमिका बनाते हैं आज के चैप्टर के लिए। तो दोस्तों याद करिए हम लोग क्या चीज पढ़ रहे थे, याद करिए। तो मैं आपको अगर रिकलेक्ट कराऊं दोस्तों, हमने देखा था 1919 का ईयर, ठीक है। 1919 का ईयर क्या देखा था कि सर 1919 में वर्ल्ड वॉर एंड हो गई थी। लेकिन मेन चीज जो था 1919 का वो ये
कि रोलाट सत्याग्रह शुरू हुआ था। भाई गांधी जी पहले रीजनल सत्याग्रह कर रहे थे। हमने चंपारण सत्याग्रह देखा, हमने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को देखा था, हमने खेड़ा सत्याग्रह देखा था। ये गांधी जी के लोकल एक्सपेरिमेंट्स थे, है ना। ये एक्सपेरिमेंट ये रीजनल एरियाज में वो अपने यहाँ पर जो उनका मेथड था वो उसको अप्लाई कर रहे थे। लेकिन गांधी जी का पहला जो पैन इंडिया मूवमेंट था वो था रोलाट, है ना, याद करिए। तो हमने ये चीज यहां पर डिस्कस करी थी। और रोलाट एक्ट जो इतना बेकार गंदा एक्ट था, मतलब एक तरह से सप्रेशन एक्ट था, उसके खिलाफ यहां पर सत्याग्रह भी हुआ था। और फिर हमने देखा कि इसी से लगा हुआ एक और एपिसोड हुआ था, और वो था जलियांवाला बाग मैसेकर, है ना। जलियांवाला बाग का जो एपिसोड था वो भी हमने यहां पर डिस्कस किया था। आई होप ये आपको यहां पर याद आ रहा होगा। फिर हमने कहा था कि सर इसके बाद क्या खिलाफत मूवमेंट हुआ। खिलाफत के बाद हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत भी गांधी जी ने कर दिया था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत जो हुई थी वो हमने कहा था कि 3 ग्राउंड्स पे हुई थी, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत जो हुई थी वो 3 ग्राउंड्स पे हुई थी, याद करिए। ये हमने अच्छे से टेबल देखा था कि पहला था पंजाब इनजस्टिस, जो पंजाब में हुआ था, जलियांवाला बाग में हुआ था, ठीक है। एक तो उसका यहां पर बदला लेना था, या फिर बदला क्या, इनफैक्ट उसके खिलाफ यहां पर लड़ाई लड़नी थी, पंजाब इनजस्टिस। फिर मैंने बताया था आपको, एक तो खिलाफत इशू हो गया, खिलाफत इशू पे भी यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की बात करी गई थी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था कि हम स्वराज चाहिए, हमको क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। लेकिन ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, आप देखोगे फाइनली इन द ईयर 1922 में इसको कॉल ऑफ कर दिया गया था, है ना। क्या हुआ था, चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, याद करिए। ये सब हमने डिस्कस किया था, चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ। और इस इंसिडेंट के बाद ये इतना वायलेंट था, वो उस पुलिस थाने में जो आग लगा दी जाती है, तो ये इतना वायलेंट यहां पर हो गया था, इतना वायलेंट हो गया था कि भाई गांधी जी ने को यहां पर लगा कि यार मासेज आर नॉट रेडी, और मासेस ने बड़ा यहां पर ही तो गलत काम कर दिया है। तो गांधी जी ने यहां पर इस पर्टिकुलर मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, या फिर उसको कॉल ऑफ कर लिया था, ठीक है। सो आई होप ये यहां पर बात आपको अच्छे से याद हो रही होगी। 1922 तक की यहां पर कहानी हम लोग पढ़ चुके थे, और आज की कहानी हमारी इसके आगे की ही कहानी है। बेसिकली आज की कहानी यानी इस चैप्टर की कहानी 1922 से आगे से लेकर 1928 तक की कहानी जो है इस चैप्टर में यहां पर दी है। इनफैक्ट 1928 भी क्या, और आगे 1930 उस तक की कहानी भी यहां पर है, 1929 की कहानी भी है, लाहौर रेजोल्यूशन, है ना, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, वो भी हम लोग यहां पर थोड़ा बहुत चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो 1922 तक की कहानी यहां पर आपको क्लियर हो रही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ यहां पर कर दिया गया है, क्लियर है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया था, तो याद करिए क्या हुआ था। जब एनसीए में कॉल ऑफ किया गया था, गांधी जी को उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया था, है ना। गांधी जी को क्या किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी अरेस्टेड, और गांधी जी को 6 सालों की जेल कर दी गई थी। 6 years ऑफ जेल गांधी जी को यहां पर डाल दिया, यानी कि 1922 में गांधी जी को पनिशमेंट दी गई, सेंटेंस किया गया, उनको 6 सालों के लिए जेल में डाल दिया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, नाउ गांधी जी इज इन जेल। फिर वही बात है कि लीडरलेस हो गया है पूरा हमारा मूवमेंट, है ना, यानी गांधी जी अब नहीं है। क्या करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो विड्रॉ कर लिया, अब करें तो करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट शुड बी द स्टैंड ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस को अब यहां से कैसे आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो ये चीज हमारे लिए अब एक तरह से उस वक्त के माहौल में आप समझिए इस चीज को कि लोग लीडरलेस हो गए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। और इसीलिए आप देखोगे कि यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कांग्रेस में एक फिर से फैक्शन डेवलप होने लगा, कांग्रेस में फिर से एक फैक्शन डेवलप होने लगा। अब हुआ क्या, 1922 में यू विल फाइंड कि यहां पर एक सेशन होता है, यहां पर एक सेशन होता है, उसको बोलते हैं गया सेशन, ठीक है। क्या हुआ, गया सेशन हुआ, ठीक है। अब गया सेशन में क्या हुआ कि कुछ लोग थे, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो चित्तरंजन दास, दैट इज सीआर दास, आप देखोगे मोतीलाल नेहरू, आप देखोगे अजमल खान, ये सब लोग थे। तो इनका कहना था, देखो साहब गांधी जी तो अभी है नहीं, जेल में है, अब आगे क्या करना चाहिए। इनका कहना यह था कि यार हमें ना, अब ये जो मास मूवमेंट हम कर रहे थे ये तो अभी कर नहीं पाएंगे, गांधी जी इज नॉट हियर, सो व्हाट वी शुड डू इज कि हमें काउंसिल्स के अंदर एंट्री करनी चाहिए, है ना। हमें काउंसिल्स, कौन से काउंसिल्स, याद करिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि भाई जैसे वाइसरॉय है, तो वाइसरॉय का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, है ना, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, एक उसका स्टेट एग्जीक्यूटिव वाला काउंसिल था। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, यानी कि जो एक लोअर हाउस है, उसके अंदर हम एंटर करना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी, और प्रोविंसेस में भी हमको लेजिस्लेटिव बॉडीज के अंदर एंटर करना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर जो गया सेशन हुआ, गया सेशन में यू विल फाइंड कि यहां पर गया सेशन में यू विल फाइंड कि जो लोग थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर नाम लिया चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। देन यू विल से अजमल खान। तो ये लोग जो है ये कह रहे हैं कि ऐसा है साहब, इट इज हाई टाइम कि हमको काउंसिल एंट्री करनी चाहिए, काउंसिल्स में हमें जो है काउंसिल्स में एंट्री करनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बात यही है कि हमें समझना पड़ेगा कि इससे क्या होगा।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने कहा देखिए ऐसा है, हम काउंसिल्स में एंट्री करेंगे और काउंसिल्स में एंट्री करने के बाद या तो हम इनके प्रोविंसेस को एंड करेंगे या इनके प्रोविंसेस को हम मेंड कर देंगे। मतलब या तो इनका काउंसिल एंड हो जाएगा कि भाई इतना गलत काम करते हैं, ऐसे ऐसे लॉ पास कर देते हैं, या तो उसको हम उनकी काउंसिल्स को एंड कर देंगे, या फिर हम अंदर बैठ के इनकी काउंसिल को सुधार देंगे। ये बात यहां पर जो है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन सबके माइंड में थी। ठीक है, तो बेसिकली गांधी जी का जो अप्रोच था अभी तक मास मूवमेंट का, मास स्ट्रगल का, ये उससे कहीं ना कहीं डेविएट हो रहे थे, ये उससे कहीं ना कहीं अलग हो रहे थे। एंड हेंस यू विल फाइंड कि ये लोग चूंकि गांधी जी के मेथड से चेंज करके दूसरा मेथड अडॉप्ट कर रहे थे, तो इनको यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है एंड दे आर रिफर्ड टू एज द प्रो चेंजर्स। इनको बोलते हैं प्रो चेंजर्स। ठीक है, एक बेसिक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई गांधी जी ने जब एनसीएम को क्या किया, कॉल ऑफ किया था, है ना, गांधी जी ने एनसीएम को विड्रॉ कर दिया, तो लोगों ने पूछा भाई अब क्या करें, और ये तो लोग क्रिटिसाइज करने लगे। तो गांधी जी ने पूछा गांधी जी क्या करना है, गांधी जी ने जेल में थे, गांधी जी का वही कहा जो कर रहे हो करते रहो। यानी कि गांधी जी ने कहा कि भाई जो आप मास मूवमेंट की तैयारी कर रहे हो ना वही करो, है ना, मास मूवमेंट की तैयारी करो, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करो, आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करो, आप अनटचेबिलिटी पे काम करिए। और गांधी जी ने कहा कि भाई आप जो है खादी पे काम करिए, मतलब जो ऐसे काम जो लोगों को यूनाइट करें, जोड़ें, कंस्ट्रक्टिव वर्क, लोगों के अंदर मोरल हाई रहे, वो सब काम करिए। तो जो लोग गांधी जी के साथ थे और वो आगे फ्रीडम मूवमेंट में कोई भी चेंज नहीं चाहते थे, उनको कहा गया नो चेंजर्स। उन्हें कहा गया नो चेंजर्स, यानी कि वो लोग जो कोई चेंज नहीं चाहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल सी राजगोपालाचारी, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि एम ए अंसारी, जैसे कि वित्तल भाई पटेल। तो ये कुछ लोग थे जो आपकी नो चेंजर्स में आते हैं ना। या आपके क्या, या आपके सॉरी वल्लभ भाई पटेल। तो ये लोग थे जो बेसिकली नो चेंजर्स पे आ रहे थे। मतलब इनका ये था कि हमको ना अभी भी वही काम करने हैं जो हम करते आ रहे हैं। यानी कि गांधी जी के ये प्रो गांधी जी लोग थे, ये लोग ऐसे थे जो गांधी जी के हिसाब से काम करना है। मतलब इनका कहना यह था कि हमको अभी भी क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क करने हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क करने हैं। पूछा गया भाई क्या मतलब है कंस्ट्रक्टिव वर्क करने का, गांधी जी क्या है, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो उन्होंने कहा देखिए साहब कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब क्या हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि भाई हमको खादी पे काम करना चाहिए, है ना, हमको जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करना चाहिए, ये सब डिस्टर्ब ना हो, ये काम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब है कि हमको आप देखोगे हमें अनटचेबिलिटी पे काम करना चाहिए, ठीक है। हमें आप देखोगे तो हमें सत्याग्रह पे काम करना चाहिए, हमें आप देखोगे तो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे काम करना चाहिए, ये सब हमें डेवलप करने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे भारत की जो यहां पर मेन हमारा जो लड़ाई है ना वो हम उससे जीत पाएंगे। हम अपने बारे में बात करें, खादी को स्ट्रांग करें, है ना, लोगों को उसके बारे में उसका इंपॉर्टेंस बताएं ताकि हम फॉरेन गुड्स को वो कर पाए, हटा पाए, एलिमिनेट कर पाए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि अंग्रेज हमको तोड़ना चाह रहे हैं, हमें उस पर काम करना चाहिए। नहीं हो पा रहा है मास मूवमेंट, ये मास मूवमेंट का पार्टी है, यही करो, क्योंकि अंग्रेज यही चाहते हैं कि ये ना रहे। अंग्रेज चाहते हैं खादी इस्तेमाल ना हो, फॉरेन गुड्स इस्तेमाल होता रहे, उनको फायदा होता रहे। अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी ना हो, बंटवारा हो जाए, सेपरेट हो जाए, लड़ जाए, झगड़ जाए, अनटचेबिलिटी यहां पर रहे, है ना, एक नीचे तबका है, ऊपर तबका है, राइट। से सत्याग्रह की अगेंस्ट है ये लोग, सत्याग्रह ना हो, आंदोलन ना हो, ये सब चीजें ना हो, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहां सेटअप ना हो, हमारे ही इंस्टीट्यूशन हैं जो चलते रहे। तो इस प्रकार की यहां पर बातें जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क में ये लोग यहां पर कर रहे थे। लेकिन जो लोग चाह रहे थे कि नहीं साहब चेंजेस होना चाहिए ना, हम चाहते हैं कि नहीं चेंजेस हो, तो वो हो गए आपके प्रो चेंजर्स, है ना, वो हो गए आपके प्रो चेंजर्स। अब प्रो चेंजर्स का क्या कॉन्सेप्ट था मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जैसे इसमें कौन कौन है, CR दास, चित्तरंजन दास हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे चित्तरंजन दास हो गए, फिर आप देखोगे तो मोतीलाल नेहरू हो गए, ठीक है, मोतीलाल नेहरू हो गए। फिर मैंने आपको बताया अजमल खान हो गए, ठीक है, अजमल खान हो गए। Then you will find others also, है ना, NC केलकर and all these players were there. So multiple लोग थे, है ना, multiple लोग थे। अब प्रो चेंजर्स का काम क्या था, ये लोग क्या कह रहे थे, प्रो चेंजर्स वाले लोग क्या कह रहे थे, इनका कहना यह था कि हम काउंसिल में एंट्री करेंगे, है
है ना। इनका क्या कहना था कि हम लोग काउंसिल में एंट्री करेंगे, काउंसिल एंट्री करेंगे। और काउंसिल एंट्री करने का मतलब क्या पॉइंट था, ये इनका कहना था कि देखिए हम काउंसिल एंट्री करेंगे और या तो हम इनको एंड कर देंगे इनकी काउंसिल्स को, या फिर इनकी काउंसिल को मेंड कर देंगे, है ना। मतलब क्या था उनसे कि भाई हम लोग जो है काउंसिल्स के अंदर बैठने के बाद, काउंसिल्स के अंदर बैठने के बाद हम लोग उनके जो बिल्स हैं, है ना, उन बिल्स को क्या करेंगे, उन बिल्स को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, उन बिल्स को हम रिजेक्ट करेंगे, उनकी पॉलिसीज को मड़ंगा लगाएंगे, गलत काम करेंगे तो सपोर्ट नहीं करेंगे, एटलीस्ट हाथ उठाएंगे कि यार ये गलत काम गलत है ना, इंपैक्ट तो थ्रो करेंगे, भले ही हम कम लोग होंगे वहां पर, बट फिर भी अंग्रेज कभी ये नहीं कह पाएंगे देखो तुम लोगों के भले के लिए काम किया, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्टेड होकर वहां पहुंचेंगे उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, तो वहां पर कभी हम बोलेंगे, आवाज उठाएंगे कि यार क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, नहीं होना चाहिए, हम मना करेंगे, हम जानते हैं कि हम कमजोर होंगे, लेकिन फिर भी हम वहां पर आवाज तो उठाएं अपनी। ये बातें उनकी यहां पर रही, है ना, ये सब बातें जो है वो लोग यहां पर कह रहे थे कि हम ऐसा करेंगे। अब ये सब बातें जो हो रही हैं, ये सब बातें जो मैंने आपको बताया ना, दिस इज बेसिकली हैपनिंग इन गया सेशन। अब ये बातें जो है दोस्तों गया सेशन में हो रही है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ये सब बातें कब हो रही है, गया सेशन में हो रही है। अब प्लीज सी, प्लीज सी, ये सब बातें कहां हो रही हैं, ऑल दिस इज हैपनिंग इन द गया सेशन। लेकिन गया सेशन में ये बातें जो रखी, ये गया सेशन में जो बातें चल रही है, फील कर रहे हो गया सेशन में क्या माहौल रहा होगा। गया सेशन में माहौल क्या होगा, 1922 में गांधी जी इज नाउ इन जेल। अब माहौल क्या होगा, गया सेशन हुआ, कांग्रेस के लोग मिले, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम काउंसिल में एंट्री करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं वही काम करो जो करते चले आए हो। तो गया सेशन में एक बहुत बड़ा डेडलॉक देखने को मिल रहा था, है ना। और फिर से हम 1907 वाले माहौल में पहुंच रहे थे। 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हो गया था, है ना। वहां पर क्या हुआ था, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे। क्यों, क्योंकि उनका मेथड अलग अलग था, है ना, वो अलग अलग मेथड पे काम कर रहे थे, और हेंस देयर वाज अ डिवीजन, तो हम लोग कहीं ना कहीं फिर से एक 1907 वाला सिनेरियो हमको फिर से याद आ रहा था कि वैसा वैसा हो सकता है। तो गया सेशन में क्या हुआ कि ये जो बातें रखी गई थी प्रो चेंजर्स के द्वारा, प्रो चेंजर्स की बातों को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, रिजेक्टेड। कौन सी बातें, ऐसे आप लिख लिए, डिमांड्स ऑफ प्रो चेंजर्स, डिमांड्स ऑफ प्रो चेंजर्स क्या हो गई, रिजेक्ट हो। इज दिस पॉइंट क्लियर यहां पर आप सब लोगों को, ठीक है। अब आप बताओ कि यार ये लोग तो आमदा है कि हमें ऐसा करना ही करना है, दे आर वेरी मच लाइक हमें करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब इनकी डिमांड्स रिजेक्ट हो गई तो ये नाराज भी हो गए कि यार हमारी बात ही नहीं सुनी, हम इतने, हमको ऐसे कोई ऐसे लीडर्स थोड़ी हैं, नामी के नामी लीडर्स हैं, है ना। तो यहां पर ऐसे में क्या हुआ, इसका आउटकम क्या निकल के आया, आउटकम दोस्तों ये हुआ कि आप देखोगे तो चित्तरंजन दास हो गए, सीआर दास हो गए, है ना, मोतीलाल नेहरू हो गए, इन सब लोगों ने रिजाइन कर दिया, दे रिजाइंड। क्या हुआ, दे रिजाइंड, इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब जैसे आप देखोगे गया सेशन है, अब गया सेशन में यू विल फाइंड कि दिस गया सेशन प्रिसाइडेड बाय सीआर दास ओनली, है ना। तो दे रिजाइंड, सीआर दास ने अपनी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया, सीआर दास ने अपनी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया कि भैया मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं, जाओ, रिजाइन कर दिया, ठीक है ना। ऐसे मोतीलाल नेहरू ने भी अपने यहां पर जो पद था उनका कांग्रेस कमेटी के अंदर, उससे रिजाइन कर दिया। सो बेसिकली दीज पीपल दे एक्चुअली रिजाइंड। अब क्या हो रहा है कि यहां पर रिजर्वेशन भी हो गया। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज कि ये जो लोग थे जिन्होंने रिजाइन किया, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये जो अलग हो चुके थे, रिजाइन कर दिया था, इन लोगों ने क्या किया, दे फॉर्म्ड, इन्होंने स्टैब्लिश किया, फॉर्म किया स्वराजिस्ट पार्टी। इन्होंने पार्टी का गठन कर दिया अलग होकर रिजाइन करके कि भाई ये एक पार्टी है स्वराजिस्ट पार्टी, और इसका गोल इज वेरी क्लियर कि हम लोग जो है काउंसिल्स में एंट्री करेंगे। तो यार जब इस प्रकार की बातें हुई तो लोगों के मन में एक भय पैदा हो गया। कैसा भय हो गया, इस पार्टी के फॉर्मेशन से कैसा भय हो गया। ये पार्टी बनी थी आपकी 1 जनवरी 1923। तो बेसिकली अगर मैं इस टाइमलाइन को अपडेट करूंगा तो कहीं ना कहीं 1923 में आके 1923 स्वराजिस्ट पार्टी यहां पर फॉर्म हो गई, ठीक है, स्वराजिस्ट पार्टी यहां पर फॉर्म हो गई। जस्ट पॉइंट गेटिंग क्लियर, समझ में आ रहा है टाइमलाइन, ठीक है, दिस इज गेटिंग क्लियर दोस्तों, होपफुली यहां पर आप लोग सब मेरे साथ हो। चलिए आगे देखिए, तो यहां पर क्या हुआ, 1 जनवरी 1923 को इनकी पार्टी यहां पर क्या हुआ, फॉर्म हो गई। अब ये चीज रियलाइज होने लगा लोगों को, है ना, पीपल एक्चुअली रियलाइज्ड, क्या लोगों को रियलाइजेशन हुआ, 1907 में जो हुआ था वो फिर से ना हो,
वो फिर से ना हो, ये लोगों का कंसर्न था, है ना। क्या हुआ था 1907 में? सूरत स्प्लिट। क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट, याद करिए, है ना, सूरत स्प्लिट हुआ था। तो लोगों को डर था कि कहीं से फिर से सूरत स्प्लिट ना हो जाए, और ये टाइम नहीं है, क्योंकि जब हम स्प्लिट हुए थे तो उसका कांग्रेस ने बहुत फायदा उसका अंग्रेजों ने बहुत फायदा उठाया था, तो हम कहीं फिर से स्प्लिट ना हो जाए। ये यहां पर एक बहुत बड़ा जो है वो पॉइंट यहां पर बना हुआ था, ठीक है। बट ये पार्टी यहां पर बनी, तो बेसिकली यहां पर जब पार्टी फॉर्म हुआ तो ये अब ये हुआ कि चलो ठीक है, डर तो लोगों का आ रहा था, अभी देखते हैं वो डर कैसे खत्म हुआ, क्या किया गया, व्हाट डन, वो भी आगे देखेंगे। लेकिन यहां जो पार्टी बनी स्वराजिस्ट पार्टी, इसका मेन एजेंडा था कि भाई अब एंट्री करेंगे काउंसिल्स के अंदर। लेकिन पॉइंट यह था कि स्वराजिस्ट के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, स्वराजिस्ट आर्ग्यूमेंट्स, काहे के आर्ग्यूमेंट्स, काहे के आर्ग्यूमेंट्स, वाई काउंसिल एंट्री, हम काउंसिल में जाना क्यों चाहते हैं। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको आप लिख लीजिए, थोड़ा फील करिए इस चीज को कि भाई क्यों, वाई काउंसिल एंट्री, ये बात यहां पर समझ में आनी चाहिए, है ना। क्यों क्यों काउंसिल एंट्री की बात हो रही है, चलिए देखिए। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था उनका? पहला पॉइंट था कि देखिए, अगर हम लोग यहां पर ये स्वराजस पार्टी बना दी गई, हम काउंसिल में जाएंगे, तो ये एक नया फ्रंट खोलेगा, न्यू फ्रंट खोलेंगे हम लोग, है ना। ये एक तरह का न्यू डायमेंशन होगा हमारे लिए, राइट। हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, है ना, हम लोग अनटचेबल्स की बात करते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं, ऑल दिस इज फाइन। लेकिन अगर हम यहां पर काउंसिल्स में एंटर हो गए तो ये एक नया डायमेंशन होगा अंग्रेजों के लिए, है ना। उनको एक नया चीज से लड़ना पड़ेगा, है ना। ये सब चीजें यहां पर जो है बोली गई, ये एक नया फ्रंट होगा, एक नया डायमेंशन होगा, फाइन, ठीक है, ये सब बातें हैं। लेकिन आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, यस, तो उनका पॉइंट था कि भाई हम लोग यहां पर एक नया फ्रंट खोलेंगे, एक नया डायमेंशन हमारे बन जाएगा, और इस नए फ्रंट से, इस नए डायमेंशन से अंग्रेजों को थोड़ा सा चैलेंज होगा, क्योंकि अब हम उनके पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, है ना, हम उसके पार्लियामेंट में घुस चुके हैं। दूसरी बड़ी बात यहां पर क्या था, सेकेंड पॉइंट क्या था कि भाई अभी जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है गांधी जी के ना होने से, तो हमारे मासेस क्या डिमोरलाइज हो रहे हैं कि करें तो क्या करें, हमने इतना कुछ जान दिया, हमारे कई लोग यहां पर, हम इतना स्ट्रगल रहा, हमने यहां जान दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन हम फिर के वहीं हैं, गांधी जी जेल में हैं और समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट इज फिलिंग द पॉलिटिकल वैक्यूम, फिलिंग पॉलिटिकल वैक्यूम, समझ में आ रहा है ना, फिलिंग पॉलिटिकल वैक्यूम, है ना। यानी कि हमारे जो मासेस हैं, हमारे मासेस, उनका मोराल जो है, उनका मोराल हाई रहे, इसके लिए हमें यहां पर काउंसिल्स में एंटर करना पड़ेगा, कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, लोगों को लगे हाँ यार चलो यहां पर आजादी की लड़ाई कुछ तो चल रही है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहां पर क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, जब काउंसिल्स में हम एंटर करेंगे ना, तो काउंसिल्स हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, काउंसिल हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जहां पर हम अपनी बातों को रख पाएंगे, है ना, जहां पर हम अपनी बातों को रख पाएंगे, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है फॉर पॉलिटिकल एंगेजमेंट, मतलब हमको अंग्रेजों से कुछ बात कहनी है, बोलनी है, तो हम इजीली बोल पाएंगे क्योंकि हम पार्लियामेंट में बैठे होंगे। तो ये यहां पर स्वराजस के आर्गुमेंट्स थे कि व्हाई वी शुड गो फॉर द काउंसिल एंट्री। बात समझ में आ रही, व्हाई काउंसिल एंट्री का पॉइंट समझ में आ गया, ये आर्गुमेंट्स यहां पर दिए गए थे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक रीजन और है यहां पर, इसके साथ लिख लीजिए क्यों यहां पर काउंसिल एंट्री करनी थी, एक रीजन और है, जरा समझिएगा इस पॉइंट को। इन्होंने कहा, देखो इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल वैक्यूम में क्रिएट जो हो गया है उसको फिल करना है, यानी कि बेसिकली मासेस हमारे खाली बैठे हुए हैं, तो मासेस को जब पता चलेगा कि अच्छा पार्लियामेंट में कोई बिल आया, उस बिल को जो है जो स्वराजस पार्टी है उसने अपोज किया है, इट इज समथिंग जो कि मतलब हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, और ये बातें क्या होंगी, फिर लोगों के बीच में जाएंगी, लोगों को पता चलेगा अच्छा यहां पर सरकार कुछ ऐसा कर रही है, अखबारों में छपेगा, तो मासेस उससे क्या होंगे, उससे मासेस भी इंफ्लुएंस होंगे, मासेस का मोरल भी हाई होगा कि हाँ यार हमारे लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, है ना। उनको ये लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लगेगा, उनको लगेगा यार तो पार्लियामेंट में घुस के यहाँ पर काम हो रहा है, सो दे विल फील वेरी मोरल, उनको काफी मॉरल फीलिंग, यहाँ पर डिमोरलाइज फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी कही गई थी स्वराजस के द्वारा, समझिएगा बात को, वो ये कह रहे हैं कि देखो यार अगर हम नहीं जाएंगे ना, अगर मान लो हम नहीं गए, भाई भारत देश बहुत बड़ा है, ऐसा थोड़ी इक्का दुक्का लोग थे, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स रूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा मान लो अभी हम लोग नहीं गए, तो अगर काउंसिल में ऐसा कोई आदमी पहुंच गया चुनाव लड़के, जो बेसिकली आगे चल के ब्रिटिश की वाहवाही करने लगे, ब्रिटिश उसको पकड़ा दे, पैसा चार पैसा, एक बंगल ले लो, एक गाड़ी ले लो, और जो हम बोले वो करते रहो, तो वही काम ना हो जो पहले हो रहा था, मुगल के बादशाह करने लग गए थे, है ना, अंग्रेजों की एकदम अंग्रेजों के सामने नाक रगड़ देते थे अपनी, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो चाहते थे कि लेजिटिमेट लोग पार्लियामेंट में पहुंचे,
लेजिटिमेट लोग काउंसिल से पहुंचे, मतलब अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो कोई और पहुंच जाएगा, और वो आदमी ऐसा ना हो, डर लगा कि वो आदमी ऐसा ना हो जो कि ब्रिटिश की पॉलिसीज को लेजिटिमाइज कर रहा हो कि हाँ भैया अच्छी बात है, फिर अंग्रेज भी हमसे कहेंगे देखिए आप ही के लोग हैं जिन्होंने यस किया हुआ है इस पॉलिसी के लिए। तो बेसिकली क्या, ये क्यों हम चाहते हैं एंट्री करना, टू अवॉइड एंट्री ऑफ पीपल बैकिंग और लेजिटिमाइजिंग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ताकि अवॉइड करना पड़े, यू नीड टू अवॉइड, ताकि लोग ऐसे लोग ना पहुंच जाएं जो अंग्रेजों की पॉलिसी को सपोर्ट करें, उनकी वाहवाही करने लग जाएं। ठीक है, क्लियर है। अब इन सब बातों का क्या जवाब दिया, नो चेंजर्स ने। तो नो चेंजर्स के क्या आर्गुमेंट्स थे, वो क्या कह रहे थे, नो चेंजर्स के क्या आर्गुमेंट्स थे, आइए उसको समझते हैं। देखिए नो चेंजर्स के आर्गुमेंट्स, प्लीज सी। देखो नो चेंजर्स में यहां पर तीन इंपॉर्टेंट बातें बोल रहे हैं, प्लीज सी। फर्स्ट पॉइंट, उन्होंने कहा कि देखो अगर हम लोग पार्लियामेंट के अंदर काम करने लग जाएंगे, अगर हम पार्लियामेंट के लिए ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे, है ना, तो फिर हमारा कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है, जो हमें करना चाहिए, क्योंकि नो चेंजर्स वाले लोग तो वो हैं जो गांधी जी के साथ चल रहे थे, वो कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब ये सारे वर्क की बात कर रहे हैं वो लोग। तो उनका कहना है कि अगर हम लोग पार्लियामेंट के अंदर एंटर कर गए, राइट, हम लोग पार्लियामेंट में घुस गए, तो ये वाला जो काम है ना बैक सीट पे चला जाएगा। आप पार्लियामेंट में लाख घुस जाओ, लेकिन जब तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं होगी, जब तक खादी को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, जब तक सत्याग्रह के लिए काम नहीं होगा, जब तक अनटचेबिलिटी रिमूव नहीं होगी, तब तक आप यहां पर कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। और यहां पर ये लोग जो है ना, ये हमेशा तो चाहते हैं कि भाई इनका रोल बड़ा, मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क हमेशा एक फ्रंट सीट पे रहे। तो इनका कहना यह था, इफ, अगर हम लोग यहां क्या करते हैं, इफ वी गो टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री वर्क, if we go towards parliamentary work, अगर हम लोग पार्लियामेंट्री वर्क पे ज्यादा तवज्जो देंगे तो क्या होगा कि भाई ये जो आपका है ना, दैट इज आपका कंस्ट्रक्टिव वर्क विल टेक अ बैक सीट। कंस्ट्रक्टिव वर्क एक बैक सीट ले लेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज वाई नो चेंजर्स नहीं चाहते थे कि कभी भी ये पार्लियामेंट्री वर्क में यहां पर आगे जाए। दूसरी बात यहां पर, सेकंड पॉइंट, लॉस ऑफ रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट। जो लोगों के अंदर रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट है ना, बगावत करने की स्पिरिट है, वो खो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट में, अब पता चला उनको बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, तो वो बड़े लग्जूरियस हो गए, वो लोग बड़े चैन से, सुकून से, उनको फिक्र ही नहीं होगी फिर, क्योंकि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहां पर यह भी डर था कि एक रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट। यानी कि कहने का मतलब कि भाई पॉलिटिकली आप देखोगे, पॉलिटिकल करप्ट पीपल हो जाएंगे, लोग जो है क्या हो जाएंगे, पॉलिटिकली करप्ट हो जाएंगे। दैट इज वाई हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि हमको कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहना चाहिए। क्यों कंस्ट्रक्टिव वर्क हमको करते रहना चाहिए? वाई? इसलिए करना चाहिए, इट विल प्रिपेयर अस, प्रिपेयर हो जाएंगे हम लोग, प्रिपेयर फॉर अपकमिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम सीडीएम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अपकमिंग जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है हम तभी कर पाएंगे जब हम कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए अच्छे से काम करेंगे, जब हम हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जब हम लोग खादी की बात करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हुई। लेकिन बात यहां पर यही हुआ कि अब सवाल यही उठ रहा था कि यार दोनों में बड़े यहां दिक्कत थी, है ना। एक तरफ आप देखोगे तो प्रो चेंजर्स थे, है ना, एक तरफ आप देखोगे तो प्रो चेंजर्स थे, राइट, एक तरफ आप देखोगे तो नो चेंजर्स थे। अब गांधी जी अभी जेल में है, लेकिन यहां पर ये कि मसला जो है प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच में एक यहां चल रहा था।
ठीक है, एक तो ये बड़ा डिस्प्यूट हो गया था, लेकिन बड़ी बात ये थी कि गांधी जी नहीं चाहेंगे, गांधी जी जेल में हैं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है, गांधी जी पर डायलेमा में, उनसे पूछा गया क्या करना है, पर गांधी जी का कहना है गांधी जी कभी भी एक स्प्लिट नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है 1907 में क्या हुआ था, ही हैड हर्ड अबाउट इट, पहले ही सुन चुके थे वो, है ना। 1914 में जब वो आए, 15 में एंट्री हुई, तो उनको पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ पहले हो चुका था, है ना। 15 में जब वो इंडिया पहुंचे तो उनको पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा था। तो बेसिकली गांधी जी यहां पर नहीं चाहते थे कि कोई स्प्लिट हो। गांधी जी इज इन डायलेमा बट ही डजंट वांट्स अ स्प्लिट। तो वो चाहते थे कि यूनाइटेड फ्रंट हो, है ना, वो चाहते थे कि सब मिलके रहें, वो नहीं चाहेंगे कि यार अलग अलग हो जाए। ठीक है, सो यहां पर आप देखोगे देयरफॉर गांधी जी इज इन डायलेमा, गांधी जी इन डायलेमा, गांधी जी डायलेमा में है, करें तो क्या करें, करें तो क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा है ना। ही डिड नॉट, ही डिडंट वांट अ स्प्लिट टू हैपन, वो नहीं चाह रहे थे फिर से एक स्प्लिट हो जाए, वो नहीं चाह रहे हैं कि फिर से एक स्प्लिट हो जाए, राइट। सो गांधी जी क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एक न्यू फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए। ही वांटेड अ यूनाइटेड फ्रंट, है ना, ही वांटेड अ यूनाइटेड फ्रंट, एक यूनाइटेड फ्रंट यहां पर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज के फेवर में वो यहां पर है। आई होप यहां तक बात आप लोग फील कर पा रहे होगे, थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब कर पा रहे होगे कि कैसा क्या चीज यहां पर चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब यहां पर ये सब बातें हुई तो फिर 1923 का समय जब आया, प्लीज सी 1923 में आप देखोगे 1923 में एक स्पेशल सेशन हुआ, एक स्पेशल सेशन हुआ, और ये स्पेशल सेशन आपको दिल्ली में होता हुआ मिला। एक दिल्ली में मीटिंग हुआ, एक दिल्ली में मीटिंग होती है, 1923 का एक स्पेशल सेशन हुआ, दिल्ली में मीटिंग हुआ, और उसको मौलाना आजाद ने हेड किया था। ठीक है, इट वाज हेडेड बाय, ये जो स्पेशल सेशन हुआ इसको मौलाना आजाद ने यहां पर हेड किया था। तो गांधी जी के लिए डायलेमा था कि भाई दोनों को नहीं छोड़ना चाहते थे वो, क्योंकि उनके लिए चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं, है ना, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है और गांधी जी के अगेंस्ट वेरी क्लोज वंस थे वो लोग, है ना, यानी कि अच्छा काम किया उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो कैसे यहां पर उनको छोड़ दे। तो फाइनली यहां पर जब 1923 में एक स्पेशल सेशन हुआ, वो सेशन आपका देखोगे दिल्ली में हुआ था, तो यहां पर यह बोला गया कि स्वराज पार्टी जो है उसको अलाउ कर दिया गया, ठीक है आप इलेक्शन कंटेस्ट कर लीजिए, आप इलेक्शन कंटेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वराज पार्टी विल फंक्शन विद इन द कांग्रेस। तो इसलिए यहां पर कहा जाता है दे एग्री टू डिसएग्री, इस बात पे सहमति हो गई थी कि हम लोग डिसएग्री ना करें, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कर लें, हार्मोनियस हो जाए, यानी कि एक दूसरे के व्यूज पॉइंट से हम लोग कहीं मेल खा जाए। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, इस सेशन में वही बात आई थी, दे एग्रीड, क्या हुआ, एग्रीड टू डिसएग्री, एग्रीड टू डिसएग्री, मतलब इस बात पे एग्रीमेंट हो गया कि हम जो है, इस बात पे एग्रीमेंट हो गया कि हम लोग जो है डिसएग्री नहीं करेंगे एक दूसरे से, और हेंस इसीलिए आप देखोगे हेंस हुआ क्या कि स्वराजस जो थे, स्वराजस पार्टी, स्वराजस पार्टी अलाउड क्या कि आप लोग इलेक्शंस कंटेस्ट करिए, आप इलेक्शंस कंटेस्ट करिए, स्वराजस पार्टी अलाउड कि आप लोग काउंसिल एंट्री करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट पार्टी was to function विद इन कांग्रेस, लेकिन पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही यहां पर फंक्शन करना था, यह बात यहां पर तय हो गई। इससे क्या हुआ, दोनों में एक अग्रीमेंट हो गया कि जो स्वराजस पार्टी है वो कोई अलग पार्टी नहीं है, तो अंग्रेजों को जो डिवाइड करना है वो नहीं कर पाए वो, और हम लोग नहीं, हम लोग जो है CR दास ये नहीं चाहते थे कि अलग फ्रंट खुल जाए, तो हमने उनको भी इंक्लूड कर लिया। तो बेसिकली स्वराजस पार्टी को अलाउ कर दिया गया कि आप इलेक्शंस लड़ लीजिए, कोई दिक्कत बात है, काउंसिल में एंट्री करिए, इलेक्शन लड़िए, बट आप कांग्रेस की पार्टी के अंदर ही यहां पर फंक्शन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर यह भी बोला गया कि नॉट ओनली दिस कि आप कांग्रेस पार्टी के अंदर फंक्शन करेंगे, स्वराजस पार्टी यह भी एग्री कर गया कि हम लोग भी कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, हम लोग भी क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क को यहां पर करेंगे, यह भी बात उन्होंने यहां पर तय करी, कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑल्सो टू बी डन बाय, ऑल्सो टू बी डन बाय स्वराजिस्ट। थोड़ा आप चैप्टर को ना फील करिएगा, इंपॉर्टेंट है फील करना, क्या बातें हो रही होंगी, आप समझिए हो क्या रहा था भाई। ठीक है, कहा इलेक्शन लड़िए, नवंबर 1923 में इलेक्शंस होने थे,
अब उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है इलेक्शन लड़ने का, 1923 के स्पेशल सेशन में अलाउ कर दिया गया, ठीक है भाई आप कर लो। और यहां पर उनको बोला गया कि ठीक है आप इलेक्शंस लड़िए। 1923 में इलेक्शंस थे, 1923 में इलेक्शंस थे दोस्तों। तो हुआ क्या, स्वराज पार्टी अक्टूबर 1923 में स्वराज पार्टी अपने मैनिफेस्टो के साथ निकल के आती है। स्वराज पार्टी जो है वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि चुनाव में वो किन मुद्दों पे, मतलब वो चुनाव किन मुद्दों पे लड़ रही है, ये मैनिफेस्टो वो जारी करती है। स्वराज पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होता है। एक बड़ी बात थी कि भाई व्हाट इज द एजेंडा, मैनिफेस्टो मतलब क्या, क्या क्या एजेंडा है पार्टी का, कि मतलब आपने हमको वोट दिया तो हम क्या क्या चीजें यहां पर करने वाले हैं, ये चीजों को लेकर यहां पर बात होने लगी, है ना, ये चीजों को लेकर बात होनी। तो आइए देखते हैं कि यहां पर स्वराज पार्टी क्या मैनिफेस्टो में लिखी हुई थी। तो ये सब चीजें हमने यहां पर देख लिया कि पोस्ट गांधी अरेस्ट 1922 में गांधी जी अरेस्ट हो गए थे, है ना। तो उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ, डीऑर्गेनाइजेशन हो गया, डीमोरलाइजेशन हो गया मासेस के अंदर, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, है ना। एक पैसिव जो यहाँ पर फेज था, कांग्रेस डिबेट ऑन द ट्रांजिशन फेज, कांग्रेस कह रहा था उसी फेज पे हम काम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कैसे यहाँ पर कांग्रेस का गया सेशन हुआ 1922 में। उसमें क्या हुआ, एक तरफ स्वराजिस्ट आ गए यानी कि जो प्रो चेंजर्स थे, एक आ गए नो चेंजर्स वाले लोग, ठीक है। ये इनका यहाँ क्या क्या कहना था, कौन कौन लोग इसमें थे। अभी ये जो रिस्पॉन्सिविस्ट है ना, नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, इसको हम आगे देखेंगे, यहां पर नहीं आगे देखेंगे। फिर समझ में आना चाहिए आपको, बना ये दिया कि इसी स्वराजिस्ट में जो कि प्रो चेंजर्स थे उसमें भी आगे चल के टूट हो जाएगी, एक हो जाएंगे रिस्पॉन्सिविस्ट, एक हो जाएंगे नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। रिस्पॉन्सिविस्ट वो हो जाएंगे जो बेसिकली हिंदू इंटरेस्ट में काम कर रहे होंगे, है ना, कि हमको हिंदू का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि चीजें कम्युनल लाइंस पे जाने लग जाएंगी। और यही बात भगत सिंह को अच्छी नहीं लगेगी। भगत सिंह एक पैम्पलेट लिखते हैं लॉस्ट लीडर, है ना, वो एक पैम्पलेट लिखेंगे लॉस्ट लीडर। उनका मतलब क्या होगा कि भाई यहां पर आप देखोगे कि भाई लाला लाजपत राय जैसे लोग, जो कि लाला लाजपत राय बेसिकली इसके प्रोपोनेंट थे, रिस्पॉन्सिविस्ट में लाला लाजपत राय भी आए थे, इंक्लूड थे। तो भगत सिंह एक इनके अच्छे काफी करीबी है और भगत सिंह जो है वो उनको काफी मानते थे। बट लाला लाजपत राय ने जब ये अपना लिया रुख कि हिंदू का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो भगत सिंह ने यहाँ पर एक पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था लॉस्ट लीडर। और उनका कहना यही था उसमें कि भाई कैसे यहाँ पर ये लीडर जो है वो अपने रास्ते से भटक गए, यहाँ पर गलत चले गए, ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर उन्होंने बोली थी, ठीक है। तो ये चीज था। और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट वाले लोग वो थे जो भाई मास मूवमेंट की बात कर रहे थे, अभी भी मास मूवमेंट की बात कर रहे थे, मतलब सबको हिंदू मुस्लिम मिला के बात कर रहे थे, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं, किसी के स्पेशल इंटरेस्ट की कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं हो रही थी। तो इस तरह से आगे चल के बिल्कुल देखेंगे रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट यहाँ पर क्या थे, ठीक है। फिर कांग्रेस का डिबेट मैंने आपको बता दिया, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन बता दिया, नो चेंजर्स क्या बोल रहे थे वो मैंने बता दिया, है ना। कांग्रेस का सेशन गया में हुआ, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। डिफीट यहाँ पर अब स्वराज प्रपोजल का डिफीट हो गया, है ना। वो कह रहे थे कि हम लोग जो एंड करेंगे, अमेंड कर देंगे, तो उनको उनके जो क्लेम था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था ना। ये जो क्लेम था मैंने आपको बताया था, देखिएगा ये जो क्लेम है ये क्लेम रिजेक्ट हो गया, है ना। गया सेशन का क्लेम जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, ठीक बात है सब। यहाँ तक हमने देख लिया इस चीज को, ठीक है, ये हमने देख लिया, हाँ, कि इनका गोल क्या था, राइट। तो ये गया सेशन हुआ, गया सेशन के बाद इनका क्लेम जो है वो खत्म हो गया। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, भाई स्वराज पार्टी जो फॉर्म करी ना, उसका पूरा नाम देखिए क्या है। ये जो आपका स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी, इसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ये इसका नाम रख दिया गया था, ठीक है। और इसमें आप देखोगे चित्तरंजन दास इसके प्रेसिडेंट बने थे और मोतीलाल नेहरू एज वन ऑफ द सेक्रेटरीज बन गए थे। तो यहां पर ये डेवलपमेंट है, हमने देखा, इसको ऑलरेडी यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब स्वराजिस्ट के क्या रीजंस थे, उनके क्या आर्गुमेंट्स थे, तो मैंने आपको यहां पर ये तीनों आर्गुमेंट्स, फर्स्ट, ये सेकंड आर्गुमेंट फिलिंग ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम, थर्ड, ये तीनों आर्गुमेंट मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं इन सबको हटा दूंगा, स्लाइड्स आई विल डिलीट। तो नो चेंजर्स का पॉइंट क्या था, मैंने वो बता दिया कि भाई पार्लियामेंट्री वर्क अगर हम लोग करने लग जाएंगे तो कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स को एक तरह से निग्लेक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है वो आपका बैक सीट पे चला जाएगा, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। देन उसके बाद रिवोल्यूशनरी स्पिरिट में लॉस हो जाएगा, हमने ये भी डिस्कस किया। देन उसके बाद यहाँ पर हम आने वाले सिविल डिसोबीडियंस के फेज के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं अगर हम कंस्ट्रक्टिव वर्क को यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आपको याद है ये हमने देखिए यहाँ पर इसको मेंशन भी किया हुआ है, हमने इस चीज को यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, राइट। कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे तो सीडीएम को प्रिपेयर करेंगे, लॉस ऑफ रिवोल्यूशनरी स्पिरिट हो सकता है, ये सब बातें हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं, क्लियर, ठीक है भाई। तो फिर उसके बाद मैंने बताया कि दे एग्री टू डिसएग्री, फाइनली उन्होंने बात समझा कि भाई ऐसा ना हो जाए फिर से जैसा 1907 में हुआ था, सूरत स्प्लिट हो गया था, तो वैसा फिर से ना हो। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है फाइन, हम लोग क्या एक्नॉलेज करते हैं, गांधी जी ने एक्नॉलेज किया कि एक यूनाइटेड फ्रंट होगा, यानी कि सब लोग मिलकर रहेंगे, अलग अलग यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। गांधी जी एग्रीड ऑन गांधी जी लीडरशिप ऑफ नेशनलिस्ट फ्रंट, तो सब लोग यहाँ पर गांधी जी के पॉइंट को एग्री कर गए, फाइन। गांधी जी बोल रहे हैं कि हमको यूनाइटेड फ्रंट रखना चाहिए, हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहाँ पर इस बात को यहाँ मान लिया गया, है ना। एक कॉम्प्रोमाइज फाइनली रीच होता है 1923 में
हैं, मैंने बताया एक स्पेशल सेशन होता है, दिल्ली की मीटिंग होती है और वहां पर स्वराजिस्ट को अलाउ कर दिया गया कि भाई आप ना इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शंस हैं आप क्या करेंगे, आप कांग्रेस के विद इन कांग्रेस यहां पर रहेंगे। साथ में यहां पर ये भी एग्री किया उन लोगों ने कि फाइन, हम स्वराजिस्ट जो है ना वो कांग्रेस की प्रोपेगेंडा यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है हम लोग वो भी करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करेंगे, बट एक चीज था, मतलब हम कांग्रेस की सारी बातों को मानेंगे, एक चीज को छोड़कर, दैट इज व्हाट, कि हम लोग काउंसिल में एंट्री करेंगे, है ना, हम लोग यहाँ पर लेजिस्लेटिव को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो ये एक अलग चीज थी जो कांग्रेस ने ऑलरेडी यहाँ पर उनको अलाउ कर दिया था, बाकी सारे काम जो कांग्रेस कह रही है वो यहाँ ये भी करेंगे, ये बात बोलती गई थी। ठीक है, तो इलेक्शन जो होने थे मैंने बताया वो नवंबर में होने थे और नवंबर 1923 के इलेक्शन के लिए अक्टूबर में स्वराजिस्ट पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। तो अब यहाँ मैनिफेस्टो क्या था, आइए उस मैनिफेस्टो की तरफ यहाँ पर हम लोग नजर डालते हैं, इनके क्या क्या पॉइंट्स थे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो, थोड़ा सा जान लीजिएगा कि भाई क्या इनके यहाँ पर मैनिफेस्टोस थे। ठीक है, उनका मैनिफेस्टो क्या क्या था वो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या थे। अब ये जो मैनिफेस्टो है ना, जो यहाँ पर हमने देखा मैनिफेस्टो ऑफ द स्वराजिस्ट पार्टी, ये बहुत ज्यादा एंटी इंपीरियलिस्ट था, मतलब स्ट्रांगली दे वर अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। अब ये तो ऐसी चीज है जो लोग चाहते ही हैं, ये तो ऐसी चीज है जो ऐसी बात कर रहे थे स्वराजिस्ट, जो बिल्कुल ये तो बिल्कुल वांटेड चीज है कि ऐसा ही होना चाहिए, इंपीरियलिज्म के खिलाफ आवाज उठानी है, वही बात कह रहे थे, तो ऐसा कुछ अलग बात भी नहीं थी, है ना। इट वाज स्ट्रांगली एंटी इंपीरियलिस्ट। ठीक है, ये स्ट्रांगली एंटी इंपीरियलिस्ट पूरा मूवमेंट यहां पर था। अब क्या क्या बातें उन्होंने बोली, देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसे तो भाई ऑब्वियसली 5 मैनिफेस्टो में खाली पॉइंट नहीं होंगे, बहुत होंगे, लेकिन कुछ 5 पॉइंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट वाले देखते हैं। देखिए जो आपके स्पेक्ट्रम में दे रखे हैं, की पॉइंट्स क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया ड्रिवन बाय सेल्फिश इंटरेस्ट। तो यहां पर ये बोला उन्होंने पहला पॉइंट अपने मैनिफेस्टो में कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है भारत के अंदर वो अपने इंटरेस्ट में काम कर रही है, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि भारत के लिए या हमारे लोगों के लिए या भारतीयों के लिए अच्छा काम करें, ऐसा कोई भी उनका इंटरेस्ट नहीं है और वो टोटली अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं और हमें इसे यहां खत्म करना है, पहला उनका एजेंडा था। दूसरा, जो रिफॉर्म्स यहां पर अंग्रेज दिखा रहे हैं ना, 1919 का एक्ट जो आप लेके आए हो, है ना, ये जो आपने 1919 का एक्ट बनाया है, ये 1919 का एक्ट जो आप बोल रहे हो ना, ये एकदम गलत है ना, ये कोई सही काम नहीं है। अब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं यहां पर, मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या है इस मैनिफेस्टो में। देखिए तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला, एजेंडा। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, देखो पहला चीज तो मैनिफेस्टो जो था वो स्ट्रांगली एंटी इंपीरियलिस्ट था, स्ट्रांगली एंटी इंपीरियलिस्ट था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हाँ, पहला पॉइंट क्या था इनका, पहला पॉइंट था कि जो ब्रिटिश इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सेल्फिश इंटरेस्ट में काम करती है और हमें इसे क्या करना है, इसको हमको एंड करना है, इसको हमको एंड करना है। ठीक है, टू एंड, टू बी एंडेड, टू बी एंडेड, ये हमें यहां पर खत्म करना। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखिए जो अंग्रेज यहां पर रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, ये रिफॉर्म्स खाली दिखाने के लिए होते हैं, ये खाली क्या है, ये सिर्फ ओनली टू फूल पीपल, ओनली टू फूल पीपल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको बताता हूं इसका क्या यहां पर इनका मतलब हुआ। देखिए क्या हुआ था 1919 में, आपको पता है क्या हुआ था, एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको हम लोग मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट कहते हैं। ठीक है, रिफॉर्म्स एक्ट कहते हैं, याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें एक पॉइंट यहां पर ये लिखा था कि हम लोग 1919 का जो एक्ट है ना उसको 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे, राइट, यही था ना। ये कहा गया था कि भाई इसको क्या करेंगे, इस एक्ट को जो है वो 1929 में हम जाके क्या करेंगे, हम इसको रिव्यू करेंगे। तो जो स्वराजिस्ट के लोग थे उन्होंने जब काउंसिल में वो पहुंचे तो उनका मैनिफेस्टो जो जारी किया, उन्होंने कहा कि ये कौन सी बात है, ये क्या है, 10 साल बाद कौन करेगा रिव्यू, भाई इतना टाइम कौन रुकेगा, हमको इतना टाइम नहीं रुकना, ये बहुत लंबा समय होता है। तो जैसे ही ये लोग पार्टी फॉर्म करते हैं अपने 1923 में, कहते हैं भाई हम इस एक्ट को रिव्यू करेंगे। और इसके लिए आप देखोगे कि यहीं पर जब ये 1923 में पार्टी बनती है तो ये यहां पर एक कमेटी फॉर्म करता है। स्वराजिस्ट पार्टी क्या करते हैं, स्वराजिस्ट पार्टी वाले क्या करते हैं, एक कमेटी फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं मुदीमन कमेटी, द मडीमन कमेटी। और ये कमेटी का ऑब्जेक्टिव ही होता है टू रिव्यू 1919 एक्ट, कि इस 1919 एक्ट को रिव्यू किया जाए। तो उन्होंने बोला कि अपने मैनिफेस्टो में कि जब हम लोगों की सरकार आ जाएगी ना तो हम लोग जाके इस एक्ट को रिव्यू कराएंगे, क्योंकि ये 10 साल कौन रुकेगा इसके लिए, ये इनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। ठीक है ना, कि हम रिव्यू करेंगे 1919 के एक्ट को। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे बाद में इसकी रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि साहब देखिए ऐसा है, इट इज टू अर्ली। उन्होंने कहा देखिए अभी तो बहुत जल्दी है इसमें कुछ बोलना, क्योंकि 1919 में एक्ट आया है, 20 लगा, 20 में कुछ इंसिडेंट्स हो गए, काम करने का फुल्ली मौका नहीं मिला इस एक्ट को, कुछ बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो गए हैं।
तो अभी आपका 23 ही है, 2-3 साल ही हुए हैं, कैसे हम बोलते हैं? तो ये कहा गया इट इज टू अर्ली टू डिसाइड वेदर 1990 एक्ट इज गुड और बैड। मतलब ये अभी कहना आसान, मतलब इजी नहीं है, जल्दी हो जाए। ये बात यहां पर जो है इस कमेटी ने भी यहां पर गठित करी गई थी, उसमें बोला था। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये इनके 2 पॉइंट हो गए। आगे देखिए और क्या मैनिफेस्टो में इनके पॉइंट्स लिखे हुए थे। व्हाट वाज द पॉइंट इन द मैनिफेस्टो? इन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, देखिए रिफॉर्म्स merely a facade, it is just a facade, facade है, to maintain exploitation, not establishing genuine responsible government, keeping Indians permanently in subservient position। आप इंडियंस को सबसर्वेंट पोजीशन में रखे हुए हो। आप कह रहे हो 1919 के एक्ट को 1929 में रिव्यू करेंगे 10 साल के बाद, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। थर्ड, स्वराजिस्ट वुड प्रेजेंट द नेशनलिस्ट डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन काउंसिल। तो इनका एक एजेंडा था कि जब हम लोग काउंसिल में पहुंच जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, तो हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे काउंसिल्स के अंदर, हमारी गवर्नमेंट, है ना? ये बात यहां पर बोल रहे थे, स्वराजिस्ट वुड प्रेजेंट सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर मेंशन कर लीजिए, स्वराजिस्ट वुड प्रेजेंट सेल्फ गवर्नमेंट। सॉरी, स्वराजिस्ट would present self government, मतलब would ask, ऐसा कर लो, would ask for what self government in councils में हम अपनी यहां पर गवर्नमेंट की बात करेंगे। ठीक है, ये एक इनका पॉइंट हो गया, नोट करते जाइएगा, लेट अस कीप ऑन राइटिंग ऑल्सो। ठीक है, फिर उसके बाद आइए और क्या एजेंडा था इनका। फिर लिखा है इफ डिमांड डिनाइड, अगर अंग्रेज हमारी डिमांड को नहीं मानते हैं, अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द काउंसिल्स टू मेक गवर्नेंस थ्रू काउंसिल्स इम्पॉसिबल। अगर अंग्रेज हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम उनके काम में ऐसा अड़ंगा लगाएंगे कि वो अपना फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे, हम काउंसिल्स को फंक्शन ही नहीं करने देंगे, हम काउंसिल्स को वर्क ही नहीं करने देंगे। ये बात भी बोल दिया। ऑब्जेक्टिव, रेंडर द काउंसिल व्हाट अनवर्केबल वाया डेडलॉक्स। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि हमको क्या करना है, काउंसिल्स को अनवर्केबल बना देना है। हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 4, इफ ब्रिटिश डिनाइड अवर डिमांड्स, हमारी ब्रिटिश डिमांड डिनाई कर देगा तो क्या करेंगे हम लोग? क्रिएट डेडलॉक इन द हाउस, डेडलॉक इन काउंसिल्स, मतलब डोंट लेट द काउंसिल्स फंक्शन, हम काउंसिल्स को फंक्शन ही नहीं करने देंगे। ये सब बातें जो है यहां पर बोली जा रही है। क्लियर हो रहा है? सो आई होप आप समझ पा रहे हो दोस्तों, आप अपना फील कर पा रहे हो कि क्या बातें हैं। तो डेलिबरेटली वी आर राइटिंग एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाँ क्या क्या बातें जो है यहां पर हो रही थी। सो दिस वाज बेसिकली द मैनिफेस्टो ऑफ स्वराजिस्ट पार्टी। अब यहां से बात आती है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लाता हूं एंड बाकी चीजों का ना आई जस्ट डिलीट इट सो दैट आपके लिए पीपीटी या पीडीएफ बड़ा ना हो, क्योंकि बातें सब सेम लिखी हुई हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब आते हैं हम लोग कि यहां से गांधी जी का एटीट्यूड क्या था या हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, लेट अस सी। देखिए हुआ क्या, ये सब बातें मान ली गई। अक्टूबर 1923 में इनका मैनिफेस्टो आ गया। फाइनली नवंबर 1923 में चुनाव हुए और नवंबर 1923 के जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स थे उसमें स्वराजिस्ट पार्टी ने धमाल मचा दिया। इलेक्शन के जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो स्वराजिस्ट ने धमाल कर दिया। स्वराजिस्ट ने धमाल कर दिया। कैसे धमाल कर दिया साहब? कैसे धमाल कर दिया? ऐसे धमाल किया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उसमें इनको 41 सीट्स मिली, इनफैक्ट 42 सीट्स मिली शायद, आउट ऑफ 101। एक अच्छा 40% के आसपास इनको संख्या मिल गया, है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर इनको आप देखोगे तो 42 सीट्स यहां पर जीती है। ठीक है, एक तरह का ये आपका लोकसभा वाला हो गया, ऐसा समझ लीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोअर हाउस के अंदर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जब चुनाव हुआ तो स्वराजिस्ट पार्टी को 42 सीट्स मिली, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, है ना। हम बात करेंगे अगर प्रोविंसेस की, तो प्रोविंसेस के अंदर भी इनका क्या था, बलबोला रहा। प्रोविंसेस के अंदर भी मेजॉरिटी में रहे, प्रोविंसेस के अंदर भी ये लोग क्या रहे, अच्छा किया, मतलब वेल परफॉर्म्ड।
कुल मिला के दोनों में ही उनका अच्छा वेल परफॉर्मेंस रहा। तो स्वराजिस्ट पार्टी ने अच्छा एक यहां पर जबरदस्त उन्होंने काम किया। और दूसरी बात इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा कि ये तो जो हुआ वो तो हुआ, प्लस स्वराजिस्ट पार्टी ने कोलिशन गवर्नमेंट बना ली, मतलब कोलिशन कर लिया। किससे? गवर्नमेंट नहीं बनाई, सॉरी, स्वराजिस्ट पार्टी ने क्या किया, स्वराजिस्ट पार्टी वालों ने क्या किया, ये तो ठीक है जो जीते थे 42 सीट वो तो जीते सेंट्रल पे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने लिबरल्स के साथ भी हाथ मिला लिया। ऐसा थोड़ी है कि देश में खाली एक ही लोग चुनाव लड़ रहे थे, अंग्रेज और स्वराजिस्ट, और भी लोग थे, लिबरल्स भी थे, है ना। इनफैक्ट आप देखोगे जिन्ना भी था, जिन्ना। तो बेसिकली यू विल फाइंड कि ये तीनों ने एक तरह से क्या हाथ मिला लिया। तो इससे क्या हुआ, जब इनका कोलिशन फॉर्म हुआ, जब ये कोलिशन फॉर्म हो गया तो इस कोलिशन से और स्ट्रांग हो गई है। कोलिशन ने क्या किया, कोलिशन ने पोजीशन को और स्ट्रांग कर दिया, पोजीशन स्ट्रेंथेंड और पोजीशन स्ट्रेंथेंड। मतलब अब पार्लियामेंट के अंदर या लोक काउंसिल्स के अंदर सरकार को अपोज करना और इजी हो गया भाई। 42 सीट्स तो खुद ही मिली थी स्वराजिस्ट को, इसके अलावा कुछ इनकी भी सीट्स रही होंगी। कुल मिला के एक अच्छा नंबर ऑफ पीपल या अच्छा नंबर ऑफ मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी क्या मतलब अच्छा नंबर ऑफ सीट जो है वो यहां पर भारत की तरफ के, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडियंस की यहां पर जो है वो थी, इंक्लूडिंग दिस कोलिशन। तो बड़ा यहां पर जबरदस्त जो है वो चीजें हुई और स्ट्रांग हो गए। फाइन, ये सब चीजें यहां पर होती रही। अब आप देखोगे कि नवंबर 2023 का रिजल्ट रहा। अब हुआ क्या, दिसंबर की बात है, ये साल खत्म होने को आ गया है भाई, साल खत्म होने को आ गया है। किस प्रकार से देखिए यहां पर स्वराजिस्ट पार्टी ने अपनी जद्दोजहद शुरू करी थी जनवरी से, 1 जनवरी 1923 में जब स्वराजिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी, ठीक है। अब दिसंबर 1923 में क्या हुआ जरा समझिएगा इस चीज को। एक एनुअल सेशन होता है, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूं, एक एनुअल सेशन होता है। और ये एनुअल सेशन कहां पर हुआ, दिस हैपेंड इन काकीनाडा, दिस हैपेंड इन काकीनाडा। और इस एनुअल सेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव पता क्या था, फिर से इस बात पे एम्फसाइज किया कांग्रेस ने, भाई कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी ना, ये जो आपकी स्वराजिस्ट पार्टी है कांग्रेस के अंदर काम कर रही थी। सो अगेन एम्फसाइज्ड किस बात पे कि भाई जो आपका ये आपका जो काउंसिल्स में आपकी एंट्री हुई है ना, जो आप जीत गए हो, वहां पर भी आप नॉन कॉपरेशन की बात करोगे, ठीक है ना। इस बात को एम्फसाइज किया क्या कि नॉन कोऑपरेशन इन काउंसिल्स, आप इसकी बात काउंसिल्स में करते रहना, इस बात को लेकर एम्फसाइज कर रहे थे। प्लस साथ में कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात फिर अभी भी हो रही थी। मतलब ये लोग जीत गए चुनाव और पहुंच गए काउंसिल्स के अंदर, उसके बाद भी कंस्ट्रक्टिव वर्क को अभी भी पीछे नहीं किया गया, लगातार इसके ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा था ताकि कहीं भी हम लोग भटके ना अपने गोल से। इस बात को इंश्योर किया जा रहा था बाय द कांग्रेस। ठीक है, कितना भी कर लो, पार्लियामेंट में घुस जाओ, कुछ भी करना हो कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कंस्ट्रक्टिव वर्क को जो है नहीं खोना है। तो एक तरह से हम समझ रहे हैं कि यार 1923 जो साल था ना, है ना, वो साल शायद स्वराजिस्ट के लिए ही था, है ना, ये साल स्वराजिस्ट के लिए बना हुआ था, क्योंकि इन्होंने जबरदस्त यहां पर चीजें करी। कैसे कैसे जबरदस्त चीजें करी भाई। 1 जनवरी को उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म करी, उससे पहले वो आवाज उठा रहे थे, है ना, 1922 के गया सेशन में उन्होंने आवाज उठाई कि हमको जो है स्वराजिस्ट पार्टी लानी है और हम जो है इलेक्शंस लड़ेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। वो फाइनली सक्सेसफुल हुआ, 1 जनवरी को पार्टी बन गई। उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि वो फाइनली जो है दिल्ली का सेशन हुआ, दिल्ली के सेशन में गांधी जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, उनको अलाउ कर दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए। वो इलेक्शन लड़े भी, इलेक्शन लड़ने का इलेक्शन जीत भी गए, धमाल कर दिया उन्होंने, 42 सीटें आ गई उनके पास। हाँ, तो जबरदस्त तरीके से स्वराज पार्टी यहां पर बढ़ रही थी आगे। और जो 1923 का ईयर था ना, वो एक तरह से स्वराजिस्ट ईयर था, जबरदस्त उन्होंने काम यहां पर किया था। लेकिन अब क्या हुआ था, यहां पर एक ट्विस्ट आता है, यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट ये था कि अब ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ रही थी। याद करिए, है ना, मैंने क्या बताया कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी इंक्रीज होने लग जाएंगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख रहे हैं कि यार ये काम भी चल रहा है, यानी कि जो आपके स्वराजिस्ट हैं वो भी एक तरह से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं और चीजें चल रही हैं। तो एक ट्विस्ट ये आया कि चूंकि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ऐसे चल रही थी, तो गांधी जी को, जिनको 6 साल की सजा दी गई थी, याद करिए मैंने बताया था ना 1922 में गांधी जी को अरेस्ट किया गया था और उनको 6 साल की इंप्रिजमेंट कर दी। लेकिन अब अंग्रेजों को लगा कि यार गांधी जी को रिलीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज जो कंट्री में हो रही है ना, वो अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। कोई भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही है, ऐसा काम हो रहा है जिसको अंग्रेज कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको लगा एक ही आदमी है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो इनको कंट्रोल कर सकता है, और वो है गांधी जी। अगर गांधी जी को हम लोग जेल से बाहर निकाल देंगे, समझना, अगर गांधी जी को जेल से बाहर निकाल दिया तो ही इज द मैन हु विल बेसिकली कंट्रोल ऑल द पीपल। तो जो वायलेंट एक्टिविटी हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। आप देख रहे हो अंग्रेजों का दिमाग,
गांधी जी रिलीज्ड फ्रॉम जेल, गांधी जी रिलीज फ्रॉम जेल, है ना। क्यों रिलीज हुए समझ में आया? वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश he was the only person to control violent activity। जो वायलेंट एक्टिविटी हो रही थी उसको अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि यार हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते, गांधी जी इकलौते आदमी हैं जो इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहां पर अपने मतलब के लिए गांधी जी को रिलीज करने की बात जो है वो करी थी कि रिवॉल्यूशनरीज एक्टिव थे और सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो गई थी, गांधी जी को इसलिए जेल से बाहर यहां पर भेजा गया था। क्लियर है? क्लियर है। अब गांधी जी 1924 में जेल से बाहर आए, दिसंबर खत्म हो गया, अब आता है जनवरी, साल है जनवरी 1924। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। देयर वाज अ गैप बट स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको करेक्ट हो जाए सारी चीजें और आप लोग सब चीजें वापस से कलेक्ट कर पाओ कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो आई होप आप वो मिसिंग पार्ट नहीं फील कर रहे होगे, बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ, फिर से हमने इसको फील किया, है ना। क्या होता है कि जब हम लोग फील कर रहे होते हैं तो कभी कभी हम लोग लिखी हुई चीज भी पढ़ते हैं ना, लिखी लिखाई चीज भी पढ़ते हैं तो भी समझ में आ जाता है ना। हैड आई डायरेक्टली रेड फ्रॉम द नोट्स तो शायद आपको उतना समझ में नहीं आता, मैं आपको लिखा हुआ पढ़ा देता तो शायद आपको समझ में नहीं आता, बट मैंने डेलिबरेटली आज लिखा हुआ है ताकि आप ना एक बार लूप में आ जाओ तो आपको समझ में आ गया, अच्छा ठीक है ये कहानी चल रही थी। अब अगली बार मैं आपको थोड़ा लिख के भी दिखा दूंगा, लिखा हुआ भी दिखा दूंगा कि अच्छा ठीक है सोशलिस्ट आइडियाज क्या थे, अच्छा ठीक है रिवॉल्यूशनरी आइडियाज क्या थे, तो आपको फिर भी समझ में आ जाएगा हम क्या बातें कर रहे हैं, बातें कहां चल रही, कहानी कहां चल रही है, वो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ। 1924 जनवरी की जगह आप एक काम करिए, प्लीज सी, मेक दिस, प्लीज सी। तो हुआ क्या कि 1924 में गांधी जी रिलीज हो गए, गांधी जी इज रिलीज्ड। ठीक है, और गांधी जी जब रिलीज हुए तो गांधी जी ने यहां पर दो बातें बोली। पहला चीज तो जब गांधी जी रिलीज हुए तो एक बड़ा प्रॉब्लम यहां पर यह हो गया था, वो काउंसिल में एंट्री के अगेंस्ट थे। ठीक है, उन्होंने कहा यार ये आइडिया जो है ना, भाई गांधी जी नहीं थे तो ठीक है, उनको काउंसिल में एंट्री मिल गई, सब कुछ हो गया, फाइन, है ना। गांधी जी नहीं चाह रहे थे बाहर से कि टूट हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जब बाहर आए तो गांधी जी ने कहा, उनका व्यू था कि काउंसिल एंट्री इज नॉट करेक्ट, है ना। उनका व्यू ये था काउंसिल एंट्री नॉट वेरी एप्ट। क्यों? क्योंकि यार हम जिस एक्ट को अपोज करते आए हैं, हम लोग जिस एक्ट को अपोज कर रहे थे, 1919 के एक्ट को हम अपोज कर रहे थे, और उस एक्ट में क्या था, 1919 का एक्ट था, 1909 का एक्ट था। इन एक्ट के थ्रू क्या हो रहा था, इन एक्ट के थ्रू इंडियंस को ऑटोनॉमी दी जा रही थी कि आप आइए चुनाव लड़िए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस, इस तरह की बातें हो रही थी। तो हम तो उन एक्ट को अपोज कर रहे थे, यार ये एक्ट बेकार है 1919 का। आप एक तरफ एक्ट को अपोज भी कर रहे हो और दूसरी तरफ आप फिर जाके उस एक्ट के तहत आप काउंसिल में एंट्री भी कर रहे हो, तो टेक्निकली यू आर नॉट करेक्ट, आप अपने मयार पे ही नहीं हो, आप बोल कुछ रहे हो काम कुछ और कर रहे हो। यहां पर प्रॉब्लम ये थी, भाई आप बोल रहे हो कि यार मैं 1919 का एक्ट ठीक नहीं है, लेकिन आप ऑन द अदर हैंड आप 1919 एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है आप उसके अंदर चुनाव लड़ने चले गए। गांधी जी का पॉइंट था ये चीज सही नहीं, ठीक है ना। तो पहला चीज गांधी जी ने यहां पर दो बातें बोली, समझिएगा, यहां पर दो बातें जो है वो गांधी जी के तरफ से आई। पहली बात क्या आई, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, इन लोगों से, स्वराजिस्ट के लोगों से बोला कि इधर यू सपोर्ट व्हाट, यू सपोर्ट काउंसिल बाइकॉट। हम जो यहां पर काउंसिल बाइकॉट कर रहे हैं, काउंसिल को बाइकॉट करना पड़ेगा, या तो आप उसको सपोर्ट करिए और या तो आप लोग रिजाइन कर दीजिए। तो इससे थोड़ा स्वराज को झटका लगा, कह रहे यार गांधी जी तो पहले हमारे साथ हो रहे थे लेकिन अभी क्या हुआ, एकदम पलट गए। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर गांधी जी ने बोला, दूसरी बात गांधी जी की ये थी कि हैंड स्पिनिंग पे फोकस किया गया। हैंड स्पिनिंग, एक हैंड स्पिनिंग रेजोल्यूशन पास किया गया, एक हैंड स्पिनिंग रेजोल्यूशन पास किया गया था,
और दोस्तों ये रेजोल्यूशन जो है वो जून 1924 में पास किया गया था। ये जून 1924 में पास किया गया था रेजोल्यूशन, और ये आपका इलाहाबाद में हुआ था, उस वक्त का इलाहाबाद में हुआ था। और इस पर्टिकुलर को हेड कौन कर रहे थे? इट वॉज हेडेड बाय हुम? इट वॉज हेडेड बाय, ओके फाइन, अभी वो डेटा यहां पर है नहीं, बट द थिंग इज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इसकी यहां पर मीटिंग थी। इसका आप हेड जरूर लिख लीजिए, यहां पर मैं इसको मिस आउट कर गया हूं। 1923 का एनुअल सेशन जो हुआ था काकीनाडा में, इस एनुअल सेशन को जो यहां पर प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? इट वॉज प्रेसिडेंटेड बाय मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर, ये नोट कर लीजिए, जो आपका 1923 का सेशन हुआ था। तो बेसिकली हैंड स्पिनिंग रेजोल्यूशन गांधी जी ने कहा कि भैया ये करेंगे हम लोग हैंड स्पिनिंग रेजोल्यूशन, और गांधी जी ने इसमें ये कहा कि देखिए साहब, जितने भी कांग्रेस के टॉप लीडर्स हैं, है ना, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस के जो भी यहाँ पर टॉप लीडर्स, क्या बोला इसमें उन्होंने कहा कि देखिए साहब, कांग्रेस के जो भी यहाँ पर लीडर्स हैं, ऊपर की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, है ना, सबको ऑल ऑफ देम had to make yarn। सबको यहां पर यार्न बनाना है, सबको यहां चरखा चलाना है, सबको धागे बनाने हैं, सबको कपड़ा बनाना है। तो कांग्रेस लीडर्स ऑल ऑफ देम हैड टू मेक यार्न। ये यहां पर बोल दिया, गांधी जी ने कहा कि आप लोग जो है यार्न बनाइए, हमें मुझे दिखाइए, व्हाट आर यू मेकिंग, है ना, क्या है ये, क्यों ऐसा हुआ, है ना, ये क्यों ऐसा किया, राइट? तो ऐसा क्यों किया, सब लोग को यहां पर क्यों बोला कि आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ यार्न बनाना है? वाई सो? बिकॉज गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो टॉप लीडर्स हैं उनको पार्लियामेंट्री वर्क में टाइम भी मिले, तो उनको ऐसे वर्क पे इंडोर्स कर दिया कि खादी जैसे काम में आप काम करो, है ना। वाई सो? सो दैट टॉप लीडर्स डोंट गेट इनफ टाइम फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। पार्लियामेंट्री वर्क के लिए उनको यहां पर टाइम जो है वो ना मिले। ये यहां पर इनका बेसिक थॉट प्रोसेस था, एंड हेंस ये हैंड स्पिनिंग रेजोल्यूशन जो है वो जून 1924 में पास किया गया था। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं, गांधी जी को रियलाइज हुआ कि भाई ये तो वही टाइम पीरियड है जब अंग्रेज क्रैकडाउन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वही टाइम पीरियड है जब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो समझिएगा, गांधी जी रियलाइज्ड क्या रियलाइज किया गांधी जी ने रियलाइज किया भाई क्या कि यार ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश वो क्रैकडाउन कर रहा है। किस पे क्रैकडाउन कर रहा है ब्रिटिश? भाई वो क्रैकडाउन कर रहा है दो लोगों पे, एक तो रिवॉल्यूशनरीज पे क्रैकडाउन हो रहा है, यानी कि उनको सप्रेस किया जा रहा है, दूसरा स्वराजिस्ट पे वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो गांधी जी को रियलाइज हुआ कि भाई इट इज टाइम कि हम लोग सॉलिडारिटी शो करें, सॉलिडारिटी शो किया जाए, सपोर्ट शो किया जाए। ये चीज यहां पर गांधी जी को रियलाइज हुआ कि हमको सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए, हमको सपोर्ट शो करना चाहिए। किसके साथ? अपने लोगों के साथ, है ना, विद द स्वराजिस्ट। तो हमको गांधी जी को यह रियलाइज हुआ कि यार जब एक वक्त हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, तो इट इज हाई टाइम कि मुझे अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट गांधी जी यहां पर थॉट, है ना। और गांधी जी इससे यहां पर काफी नाराज भी हुए कि भाई ये तो कोई तरीका नहीं है। एंड देन फाइनली आप देखोगे कि 1924 का बेलगाम सेशन होता है। 1924 का बेलगाम सेशन। नाउ बेलगाम सेशन, इट इज द ओनली सेशन, ये पहला और आखिरी सेशन था जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। बेलगाम सेशन मतलब कांग्रेस का सेशन। कांग्रेस के हर साल सेशंस होते थे, है ना, कंट्री के अलग अलग कोने में होते थे, जगह जगह पे। तो जितने भी कांग्रेस के यहाँ पर सेशंस हुए हैं, एक ही सेशन था जिसको महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था, वो था बेलगाम सेशन। ठीक है, एमजी गांधी, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड, वो इसको प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, और ये ओनली सेशन है, ओनली सेशन टू बी प्रिसाइडेड बाय गांधी जी। ओनली सेशन टू बी प्रिसाइडेड बाय गांधी जी। क्लियर? ठीक है, अब गांधी जी के इस सेशन में 3 आउटकम यहां पर निकल के आए। 3 आउटकम्स इंपॉर्टेंट हैं तीनों। क्या क्या बातें यहां पर हो रही थी, देखिए। पहला बात ये, गांधी जी ने कहा काउंसिल एंट्री,
फाइनली गांधी जी एग्री टू इट, क्योंकि उनको लगा कि लोगों को सपोर्ट करना जरूरी है। काउंसिल एंट्री के लिए गांधी जी एग्री कर गए कि बिल्कुल सही है, होने दो काउंसिल एंट्री। जब अंग्रेज हमारे खिलाफ ऐसे खड़े हुए तो हम भी यहां पर। दूसरी बात, गांधी जी ने यहां पर खादी के स्पिनिंग के लिए बोला, खादी स्पिनिंग चलती रहनी चाहिए, चरखा नहीं रुकना चाहिए। इस पॉइंट को यहां पर गांधी जी ने बोला, खादी स्पिनिंग यहां पर होती रहनी चाहिए। तीसरा पॉइंट यहां पर, कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्वराजिस्ट को इंक्लूड किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्वराजिस्ट को इंक्लूड किया, ये यहां पर बेलगाम सेशन, ठीक है। तो एक तरह से स्वराजिस्ट पार्टी को कांग्रेस में इंटीग्रेट कर लिया गया, स्वराजिस्ट पार्टी। फाइनली मतलब वैसे ही पहले भी कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी, है ना, कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी स्वराजिस्ट, बट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टसल थे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स थे। लेकिन नाउ फाइनली गांधी जी ने पूरे इज्जत के साथ, पूरे दिल खोल के, है ना, स्वराजिस्ट पार्टी को ले लगाया कि ठीक है, स्वराजिस्ट पार्टी इंटीग्रेटेड इनटू कांग्रेस। पूरी तरह से यहां पर कांग्रेस के अंदर इनको इंटीग्रेट कर लिया गया था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए ना थोड़ा मुझे आपको इसे टाइम देना पड़ा और इतना आपको समझाना पड़ा। तो इफ यू सी टाइमलाइन, तो भाई समझ में ये आ रहा है कि हमने देखा कि साहब 1919 में वो जो एक्ट आया था, उस एक्ट के बाद हमने देखा 1920 एनसीएम की यहां पर शुरुआत हो जाती है। 1922 में एनसीएम को विड्रॉ किया जाता है, 1922 में विड्रॉ किया जाता है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है, स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। फिर हमें देखा कि 1924 में गांधी जी बाहर निकल आए हैं, गांधी जी इज बैक, गांधी जी इज बैक। फिर देखा 1925 में अब यहां पर चित्तरंजन दास जी की डेथ हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट बड़ा डेवलपमेंट था, सीआर दास का डेथ हो गई। तो ये पूरा जो यहां पर सिनारियो चलता आ रहा था स्वराजिस्ट का, यहां से जो पार्टी शुरू करी थी उन्होंने, ये बढ़िया 2 साल तक काम करी। लेकिन फाइनली आप देखोगे कि 1925 में आके अब यहां पर एक फुल स्टॉप लगना शुरू हो गया। यहां से क्या हुआ कि स्वराजिस्ट पार्टी का जो एक ग्राफ था वो ऐसे यहां पर चलना शुरू हो गया। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ऐसे जाके अब ऐसे ग्राउंड नीचे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे बताता हूं कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि स्वराजिस्ट पार्टी जो यहां पर थी, ठीक है, स्वराजिस्ट पार्टी जो अच्छे से यहां पर ग्रो कर रही थी, ठीक है, वो स्वराजिस्ट पार्टी को अब 1925 में एक सेटबैक देखने को मिलता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब सीआर दास जी की डेथ हुई, इट वॉज अ वेरी अनटाइमली डेथ, है ना, इट वॉज अ वेरी वेरी अनटाइमली डेथ। और उनके डेथ से क्या हुआ, स्वराजिस्ट पार्टी में एक स्प्लिट देखने को मिलता है, ठीक है, स्वराजिस्ट पार्टी में स्प्लिट हुआ। जब सीआर दास जी की डेथ हुआ, सीआर दास जी के से स्वराजिस्ट पार्टी में एक स्प्लिट हुआ। और मैंने आपको स्प्लिट के बारे में ऑलरेडी बताया। एक तरफ थे रिस्पॉन्सिविस्ट, एक तरफ थे रिस्पॉन्सिविस्ट, एक तरफ थे नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, एक तरफ थे नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक है, एक तरफ थे नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट की कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बताई। तो गांधी जी का एटीट्यूड, बेलगाम सेशन, स्वराजिस्ट के एक्टिविटी काउंसिल्स में, ये सब चीजें यहां पर हमने डिस्कस कर ली। आइए नेक्स्ट, ये कुछ कहानी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो स्वराजिस्ट पार्टी थी, जब डेथ होती है चित्तरंजन दास जी की 1925 में, उसकी वजह से काफी वीक हो गया। एक तरफ आए रिस्पॉन्सिविस्ट और एक तरफ आए नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक है ना। अब रिस्पॉन्सिविस्ट में कौन कौन था? मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर, लाला लाजपत राय, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा था कि लाला लाजपत राय। अब ये देखो क्या था, पहले सुन लेते। रिस्पॉन्सिविस्ट क्या थे? रिस्पॉन्सिविस्ट वो लोग थे जो हिंदू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना। वो कह रहे थे कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट एंड होल्डिंग ऑफ ऑफिसेस, कि हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिविस्ट का ये कहना था कि हम लोग ऑफिस को होल्ड करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन में काम करेंगे, है ना, कॉपरेशन में काम, कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट होगा और हम पोस्ट को होल्ड करेंगे।
और साथ ही साथ हम लोग हिंदू के इंटरेस्ट की बात करेंगे। ये बात रिस्पॉन्सिबिलिस्ट कहने लग गए थे। लेकिन जो नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट थे, जैसे फॉर एग्जांपल मोतीलाल नेहरू, यानी देखो चित्तरंजन दास जी के द्वारा जो साथ बनाई गई पोस्ट थी, यानी साथ में जिसने बनाया था सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी बनाई थी, तो मोतीलाल नेहरू नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट रह गए। लेकिन जो और मेंबर जुड़े थे इनके साथ, स्वराज के साथ, वो रिस्पॉन्सिबिलिस्ट हो गए। उनका मतलब रिस्पॉन्सिबल मतलब दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना, विल रिस्पॉन्ड टू गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे, गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा तो हम बोलेंगे ऐसा, कुछ इस प्रकार का सिनेरियो यहाँ पर बनने लग गया था रिस्पॉन्सिबिलिस्ट का। तो ये चीजें थी, इसीलिए यहाँ पर जो है लाला लाजपत राय के अगेंस्ट में, यहाँ पर अगेंस्ट क्या, एक तरह से मायूस होकर भगत सिंह ने यहाँ पर क्या किया था, भगत सिंह जी ने, उन्होंने यहाँ पर एक पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम था लॉस्ट लीडर, लॉस्ट लीडर करके एक पैम्पलेट यहाँ पर निकाला था। और ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई कैसे कम्युनल लाइंस पे यहाँ पर लाला लाजपत राय जी जा सकते हैं, कैसे उसको चूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने इसको निकाला था। ठीक है, ये कहानी तो थी। अब 1926 में यहाँ पर इलेक्शंस की बात आती है। अब जरा देखिए क्या हुआ इसके आगे। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का यहाँ पर डिक्लाइन की पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर प्लीज सी। तो स्वराज पार्टी का डिक्लाइन होने का रीजन क्या रहा, स्वराज पार्टी के डिक्लाइन का यहाँ पर रीजन क्या बना, रीजन तो 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है, फर्स्ट रीजन, पहला रीजन यहां पर यही था कि भाई कम्युनल राइट्स होने लगे थे उस वक्त, कम्युनल राइट्स होने लगे थे। ठीक है, कॉजिंग डिवीजन इन द सोसाइटी। तो इनके टाइम पे कम्युनल राइट्स शुरू हो गए फॉर द ऑब्वियस रीजन, मैंने आपको बताया क्या रीजन था। ठीक है, फिर उसके बाद स्वराज पार्टी का डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि स्प्लिट हो गया था, इन पार्टी। और वो पार्टी का जो स्प्लिट था वो हमने देखा अभी अभी, ये एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिस्ट थे और एक तरफ नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट थे, ये भी हमने देखा। थर्ड रीजन क्या था, थर्ड रीजन, अब देखना, थर्ड रीजन इज कि बंगाल में ना एक एक्ट बना था, बंगाल एक्ट करके। ये जो एक्ट था ये टीनेंट्स के फेवर में था, टीनेंट्स के फेवर में था, और वो भी मुस्लिम्स के फेवर में था। ठीक है, मुस्लिम के फेवर में था। लेकिन इस एक्ट को स्वराजिस्ट ने सपोर्ट नहीं किया, स्वराजिस्ट डिडंट सपोर्ट दिस एक्ट। तो चूंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, देयरफॉर मुस्लिम्स डिड नॉट, या मुस्लिम्स विथड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम स्वराजिस्ट। मुस्लिम ने स्वराजिस्ट से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, तो स्वराजिस्ट यहां पर और ज्यादा क्या हो गया, वीक हो गया। ऑलरेडी यहां पर डेथ हो चुकी थी चित्तरंजन दास जी के। रीजंस क्या थे डेथ के, है ना, तो ये स्प्लिट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ सीआर दास। सीआर दास जी की डेथ हो गई थी, अनटाइमली डेथ थी ये, इट्स एन अनटाइमली डेथ। अनटाइमली क्यों बोला, क्योंकि यार बहुत कुछ ये पार्टी कर सकती थी, बट ये पार्टी, चित्तरंजन दास जी की डेथ हुआ तो पार्टी अगेन लीडरलेस टाइप की हो गई, और लोग अपनी अपनी बातें यहां करने लगे, रिस्पॉन्सिबिलिस्ट अलग हो गए, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट अलग हो गए। तो ये यहां पर बातें जो है, रीजंस हैं यहां पर जो बताए गए। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर कुछ बातें हैं 1926 के इलेक्शन में। मेन स्वराज लीडरशिप अफर्म्ड बिलीफ इन mass civil disobedience, withdraw from legislatures in March 1926. Another Swarajist faction entered 1926 elections in disarrayed state, limited success. अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ ये बोला कि साहब देखिए ऐसा है, कितना भी हो जाए, स्वराजिस्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो डिक्लाइन कर रहा है। अब उनके पास लिमिटेड सीट्स थी, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, है ना। जब 1926 का इलेक्शन हुआ तो उनके पास सीट्स लिमिटेड थी, 40 सीट थी, वैसे तो 42 थी पहले, लेकिन हाँ अभी भी थी, लेकिन लिमिटेड थी। दूसरा बात, उनका परफॉर्मेंस बड़ा पुअर था, पुअर परफॉर्मेंस इन यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, पुअर परफॉर्मेंस इन पंजाब, पुअर परफॉर्मेंस इन सेंट्रल प्रोविंसेस, इन सब जगह स्वराजिस्ट का परफॉर्मेंस पुअर हो गया। 1930 में स्वराजिस्ट लेफ्ट पॉलिटिक्स ड्यू टू लाहौर कांग्रेस रिवॉल्यूशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर क्या हुआ था, हुआ क्या था कि 1929 में आपको पता है क्या हुआ है, 1929 में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया था। 1929 में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था। उस रेजोल्यूशन को पास करने की वजह से क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर स्वराज के लीडर्स थे, जो अभी तक बात कर रहे थे काउंसिल में एंटर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उन सब लोगों ने क्या किया, स्वराजिस्ट ने रिजाइन कर दिया। स्वराजिस्ट ने क्या किया, स्वराजिस्ट ने रिजाइन कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर जो कुछ बचा कुचा था स्वराजिस्ट का, वो भी यहाँ पर खत्म होने लगा। ठीक है, कोइंसाइडेड विद द कमेंसमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये सीडीएम की शुरुआत भी कर देता है फिर उसके बाद।
ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ये जो पूरा सिनारियो है वो चलता चला जा रहा है। अब एक सवाल यहां पर इस प्रकार से आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, जो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या, कि भाई व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ स्वराजिस्ट, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर जो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम में लिख सकते हो। इस प्रकार का मेंस के अंदर एक सवाल बन सकता है, ये क्वेश्चन यहां पर मेंस में लिख सकता है, भाई क्या अचीवमेंट किया, मेंस में सवाल आ सकता है कि व्हाट वाज द अचीवमेंट, बताओ स्वराजिस्ट का अचीवमेंट क्या था, उन्होंने क्या ऐसा हासिल किया, ये यहां पर सवाल होगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, सिंपल सिंपल से पॉइंटर्स है, समझ लेते हैं। देखिए पहला अचीवमेंट, कोलिशन जो उन्होंने बनाया था, कोलिशन पार्टनर्स जो बना लिए थे, याद करिए कोलिशन पार्टनर्स जो बनाए थे उन्होंने, लिबरल्स के साथ हाथ मिलाया था, जिन्ना के साथ हाथ मिलाया था, तो बिकॉज वो कोलिशन बन गया था, ऑलरेडी उनके पास सीट थी स्वराजिस्ट के पास, लिबरल्स और जिन्ना के मिलने की वजह से क्या हुआ, कोलिशन और स्ट्रांग हो गया। इसकी वजह से वो अंग्रेजों के बिलों को ओवर रूल कर पा रहे थे, अंग्रेजों के बिलों को रिजेक्ट कर पा रहे थे। ठीक है, दो ओवर रूल द गवर्नमेंट डिसीजंस थ्रू वोट्स, वोट्स के थ्रू वो क्यों वो कर पा रहे थे, इंक्लूडिंग बजटरी मैटर्स एंड एडजर्नमेंट मोशंस, सब जगह यहां पर स्वराजिस्ट जो है फिर वो क्या कर पा रहे थे, ओवर रूल। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गया। कोलिशन पार्टनर्स कौन कौन थे, हमने देखा था जिन्ना, जिन्ना, लिबरल्स, लिबरल्स, तो इनके साथ कोलिशन बना था, तो ऑलरेडी 42 सीट थी, प्लस ये लोग भी आ गए, 42 स्वराजिस्ट के पास सीट थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनके नंबर अच्छे हो गए, टोटल संख्या अच्छी हो गई लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, एंड हेंस ये लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के बिलों को अपोज कर पा रहे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अचीवमेंट में लिखिएगा, इंगेज्ड इन पावरफुल स्पीचेस। अब पावरफुल स्पीचेस यहां पर दे रहे थे स्वराजिस्ट वाले, सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, सिविल लिबर्टीज के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, जो कि लोगों पे इंपैक्ट छोड़ रहा था। तीसरा इंपॉर्टेंट भाई विठल भाई पटेल, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था यानी कि लोकसभा, उसके स्पीकर बने थे इन 1925। एक बहुत बड़ी बात थी ये, इमेजिन करिए उस वक्त जब अंग्रेज हैं और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विठल भाई पटेल बिकम्स द स्पीकर ऑफ दैट पर्टिकुलर असेंबली, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटेबल अचीवमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल पब्लिक सेफ्टी बिल था। अब पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का, उसको इस स्वराजिस्ट पार्टी ने अपने दम पर अपोज किया था, यहां पर उसको डिफीट कर दिया था, इस बिल को डिफीट कर दिया था। एक्चुअली था क्या ये चीज, मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या था, पब्लिक सेफ्टी बिल की बात करें हम लोग, पब्लिक सेफ्टी नाम देखो क्या रखा गया, पब्लिक सेफ्टी के लिए बिल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था इस बिल के अंदर। हुआ क्या था दोस्तों, आप देखोगे तो सोवियत रशिया की बात करेंगे, है ना, सोवियत रशिया की बात करेंगे तो वहां पर क्या सोशलिज्म चल रहा था, सोशलिज्म चल रहा था, और वो सोशलिज्म पेनिट्रेट होके वो इंडिया पहुंच रहा था, और ये चीज जो सोशलिज्म भारत पहुंच रहा है, ये एक तरह का प्रॉब्लम था ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहता था कि ये हो, एंड हेंस ब्रिटिश ने इस काम को रोकने के लिए, टू स्टॉप सोशलिज्म, भाई क्या हो रहा था कि ये सोवियत रशिया से ये पेनिट्रेशन भारत हो रहा था, तो उसके लिए क्या हो रहा था, यहां फंडिंग हो रही थी, यहां फंडिंग हो रही थी, लोग भेजे जा रहे थे, पीपल भेजे जा रहे थे, पीपल और फंडिंग के साथ लोगों को ट्रेन किया जा रहा था सोशलिज्म को लेकर। तो इस चीज को रोकने के लिए यहां पर ब्रिटिश ने इन चीज को रोकने के लिए ये बिल लेके आए थे, पब्लिक सेफ्टी बिल। और इस बिल को यहां पर स्वराजिस्ट पार्टी ने क्या किया, स्वराजिस्ट पार्टी अपोज्ड, स्वराजिस्ट पार्टी नॉट अपोज्ड, इनफैक्ट स्वराजिस्ट पार्टी डिफीटेड पब्लिक सेफ्टी बिल। समझ में आ गया, आई होप द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर जो है वो दिया गया है दोस्तों, ये पॉइंट यहां पर दिया गया, पब्लिक सेफ्टी बिल को कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ एमिंग टू डिपोर्ट सबवर्सिव फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स घुस रहे थे भारत के अंदर, सोशलिज्म फैला रहे थे, लोग ट्रेन होकर आ रहे थे, उनको यहां पर हटाया। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5, स्वराजिस्ट फिल्ड पॉलिटिकल वैक्यूम, एक तो ये पॉइंट हो गया, पॉलिटिकल वैक्यूम फिल कर दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 6, उन्होंने जो यहां पर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में चीजें प्रॉमिस करी गई थी, उन फेक प्रोमिसेस को एक्सपोज कर दिया, जो फेक प्रोमिसेस एक तरह से हुए थे उनको एक्सपोज कर दिया कि देखो ये लोग कहीं भी हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, कहीं भी हमारे बेटरमेंट के लिए एक्ट लेके नहीं आए थे, है ना, तो इसको यहां पर उन्होंने एक्सपोज कर दिया, ये उनका अचीवमेंट था। ठीक है ना, एक्सपोज द हॉलोनेस। फिर उसके बाद 7th, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट काउंसिल्स कुड बी यूज्ड क्रिएटिवली, और उन्होंने ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया कि काउंसिल्स को हम लोग क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। काउंसिल्स का ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोग पार्लियामेंट में घुस के पार्लियामेंटेरियंस बन जाएं, बढ़िया तनख्वाह उठवाएं, बंगला ले लें, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ इनके यहाँ पर अचीवमेंट्स थे, आपके एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे आप इसको मेंस के अंदर लिख सकते हो। अब बात आती है कि इसके ड्रॉबैक्स कुछ थे। यस, हो सकता हो आपसे ना ये भी बोल दे कि भाई स्वराजिस्ट पार्टी को आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए, आप उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करिए, ये भी बोल सकता है। ठीक है, और अगर क्रिटिकल इवैल्यूएशन बोलेगा दोस्त
तो आपको प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों लिखने हैं। अब क्या इसका हो सकता है, इमेजिन करिए क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। एक ड्रॉबैक यही था कि बहुत सारा आपने प्रॉमिस किया कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वर्क पे आपने ज्यादा फोकस ही नहीं किया, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 एक तो ये बोल सकते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेशन, ये कहां लिखा हुआ है, ऐसे देखिए क्या क्या, फेलियर टू सपोर्ट बंगाल पीजेंट्स, वही जो बंगाल एक्ट था उसको सपोर्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से मुसलमानों ने सपोर्ट खींच लिया, तो एक तो ये इनका ड्रॉबैक था। दूसरा इनएबिलिटी टू रेजिस्ट पावर रिलेटेड पर्क्स एंड प्रिविलेज। अब ऐसा नहीं है कि भाई स्वराज पार्टी के अंदर सिर्फ अच्छे लोग भरे हों, मतलब कुछ ऐसे लोग भी थे जो पावर और प्रेस्टीज के लिए भी लगे हुए थे, है ना, उनको प्रिविलेज भी चाहिए था, तो ऐसे लोग यहां पर उसमें भी खो गए, तो स्वराज पार्टी का ये भी ड्रॉबैक था। ठीक है, कोलिशन पार्टनर्स, अब जो कोलिशन पार्टनर्स आपने बनाए, जो आप तारीफ कर रहे थे कि लिबरल्स भी थे, जिन्ना भी थे, कितना भी हो, इन लिबरल्स की और जिन्ना की जो आइडियोलॉजी है वो तो अलग ही होगी ना, तो कहने भर के लिए कोलैबोरेशन स्ट्रांग था लेकिन कंफ्लिक्टिंग था, है ना। कई जगह, एक जगह जो है जिन्ना और लिबरल्स हाथ उठाएंगे तो स्वराजस नहीं उठाएंगे, स्वराजस बोलेंगे तो जिन्ना नहीं बोलेंगे, तो ये सब चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज पर भी चल रहे थे, ये भी ड्रॉबैक हो गया। लिमिटेशंस इन ऑब्स्ट्रक्टिव अप्रोच, यानी कि भाई जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करनी चाहिए थी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन था। कोऑर्डिनेशन लैकिंग बिटवीन स्वराजिस्ट लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म एंड एक्सटर्नल मास मूवमेंट, ओवर रिलायंस ऑन न्यूज़पेपर्स फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन। मतलब क्या हुआ, एक क्या ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक ये था कि देखिए जो यहां पर स्वराजिस्ट थे ना, उनका मास कनेक्शन बड़ा कम हो गया था, यानी कि मासेस के साथ वो नहीं जुड़े हुए थे। इन अ पॉइंट कि आप गांधी जी को देखो अगर, तो गांधी जी पूरे देश के कोने कोने में टूर करके गए, उन्होंने लोगों से मुलाकात करी, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा, क्या एक्चुअली ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब बात आती है स्वराजस की, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मास से उन्होंने कनेक्ट नहीं बनाया। मास से कनेक्टेड कैसे थे, न्यूज़पेपर के थ्रू, अखबार में लिख दिया। तो मास आपसे कनेक्ट कैसे होगा, अखबार के थ्रू कैसे कनेक्ट होगा, जब तक पर्सनल टच नहीं आएगा। गांधी जी ने पर्सनल टच डेवलप किया था, तो ये यहां पर ड्रॉबैक्स थे जो आप बोल सकते हो कि ड्रॉबैक्स ऑफ दी स्वराजिस्ट। अब ये भी सिंपल पॉइंट है, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सत्याग्रह, नेशनल एजुकेशन कॉलेजेस, ठीक है, इस तरह की बातें करी जा रही थी। सत्याग्रह की बात हो, नेशनल एजुकेशन कॉलेजेस बनाए जाएं, है ना, अनटचेबिलिटी खत्म किया जाए, वही सारे काम यहां पर लिखे हुए हैं। तो नो चेंजर्स का फोकस किस पे था, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी पे था। जैसे आश्रम को बनाया गया, सेंटर्स लाइक खेड़ा और सेंटर्स लाइक बारदोली, ये यहां पर डेवलप हुए, है ना, ये यहां पर डेवलप हुए। प्रमोशन किया गया किसको, खादी का, चरखा चलाओ, चरखा चले, तो वो सब हुआ। स्टैब्लिश किया गया नेशनल एजुकेशन स्कूल्स को, ये हुआ। फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बात हुई, ये भी देखा हमने। अनटचेबिलिटी पे देखा हमने, ये भी बात हो गई, है ना। फॉरेन क्लोथ्स को यहाँ पर बाइकआउट करने की बात हो गई, वही चीजें, है ना। लिकर को बाइकआउट करने की बात हो गई। फिर उसके बाद फाइनली आप देखोगे सिविल डिसोबीडियंस एज प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए काम हो रहा था। तो ये हमने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं क्या क्या थे। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज कि इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं भाई, ये भी आ सकता है कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में क्या क्या चीजें हुई थी। स्वराज पार्टी में जब कंस्ट्रक्टिव या कांग्रेस जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात कर रहा था, क्या क्या था, ये सब 5 पॉइंटर्स थे, ऑलरेडी हम डिस्कस किए 5 पॉइंट्स, स्टार्टिंग में लिखवा दिया था मैंने आपको। अब उसका क्रिटिसिज्म क्या होगा, आइए देखते हैं। अब क्रिटिसिज्म क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला तो नेशनल एजुकेशन, अब नेशनल एजुकेशन आप देखोगे ये सिर्फ एक अर्बन फिनोमेना था, गांव गांव, इतना पैसा तो था नहीं भारत के पास कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह स्कूल खोल सकते हैं, है ना, जहां जगह जगह आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल दीजिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये नेशनल एजुकेशन का खुलना ज्यादातर आप देखोगे अर्बन एरियाज में था, अर्बन एरियाज में ये फिनोमेना जो है वो खुला हुआ था, ठीक है, अर्बन एरियाज में फिनोमेना जो है वहां पर खुला हुआ था। लेकिन रूरल एरियाज में आपको स्कूल जहां देखने को नहीं मिले, पहला ड्रॉबैक यहां पर यही था। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, अब नौकरी की बात करोगे आप, अगर अंग्रेजों को पता चल गया अच्छा आप नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़े हुए हो, तो आपको बोलो नौकरी नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि आप तो भैया इंडिया के टाइप की नॉलेज लेके आए हो और आप हमें क्रिटिसाइज करोगे, हम आपको जॉब दे देंगे। तो ये भी प्रॉब्लम आ रही थी, ये भी एक ड्रॉबैक था, ठीक है। देन एंथुसियाज्म फॉर नेशनल एजुकेशन ओनली ड्यूरिंग मूवमेंट, ल्योर ऑफ डिग्रीज, अब लोगों को डिग्रीज का वो हो गया कि हमको डिग्री चाहिए, बड़ी बड़ी डिग्री चाहिए, हमको ये दिखाना है वो दिखाना है। एंड जॉब्स टुक द स्टूडेंट्स टू ऑफिशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अब लोगों को ये लगा कि भाई नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़े कुछ नहीं होगा, अगर हम इनके स्कूलों में पढ़ेंगे अंग्रेजों के, तब हमको प्रॉपर डिग्री मिलेगी, तब हमको जॉब मिलेगी, क्योंकि हम अपने अगर नेशनल एजुकेशन में पढ़ेंगे तो हमको जॉब ही नहीं मिलेगी। तो यहां पर ये सिनारियो भी हो गया था। फिर उसके बाद खादी की बात आप कर रहे थे, खादी की बात, खादी महंगी थी, सब लोग खादी नहीं यूज कर पाएंगे, है ना। अब आप खादी महंगी क्यों थी भाई, आप एक एक करके चरखा चला रहे हो, फिर एक एक दिन में आप कुछ कुछ सिलाई कर रहे हो, आप ज्ञान बना रहे हो, तो इतना मैनुअल वर्क करना, टू मच ऑफ मैनुअल वर्क था, तो खादी एक्सपेंसिव भी हो गया, है ना, कॉस्टलियर नेचर था उसका। फिर उसके बाद अनटचेबिलिटी की बात करेंगे, एम्फेसिस ऑफ अनटचेबिलिटीज, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स ऑफ लैंडलेस एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स ओवरलुक्ड, अनटचेबिलिटी पे आपने काम किया नहीं,
आप बोले जरूर कंस्ट्रक्टिव कर करेंगे अनटचेबिलिटी, लेकिन आपने किया नहीं। तो बेसिकली स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स ऑपरेटेड डिफरेंटली, अलग अलग तरह से काम करते हैं बट मेंटेन्ड गुड रिलेशंस। तो ऐसा नहीं है कि दोनों अपोज थे, काम कर रहे थे, साथ में काम कर रहे थे, थोड़ा अप्रोच अलग था, बट दे वर वर्किंग टुगेदर, यूनाइटेड व्हेन कंडीशंस फेवर्ड न्यू पॉलिटिकल स्ट्रगल। तो ये लोग यूनाइट भी हो गए जब पॉलिटिकल स्ट्रगल्स यहां पर आती हैं, कुछ नई नई चीजें जो है यहां पर होती। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप यहां पर ये सारी बातें आपको दोस्तों समझ में आ गई होंगी। इन पॉइंटर्स को भी आप लोग प्लीज नोट्स बना के एक एक लाइन में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज इट विद द पार्ट। हम लोग नेक्स्ट वाला जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम लोग जो है वो सोशलिस्ट आइडियाज जो थे, सोशलिस्ट आइडियाज जो हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लस जो रिवॉल्यूशनरीज का राइज था उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। तो दोनों ही चीजों को यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव, क्या क्या इनका यहां पर सिनारियो था। तो आज ये पहला वाला पोर्शन खत्म हुआ। हम थोड़ा सा रिदम में आ गए होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर। इनफैक्ट आप लोग क्या रिदम में आ गए कि नहीं, लेक्चर कैसा लगा वो अलग बात है, लेकिन आप लोग रिदम में आ गए कि नहीं, आप लोग कनेक्टेड फील करने लगे कि नहीं, है ना। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमने इतना टाइम छोड़ दिया था, कहानी क्या चल रही थी भूल गए होंगे, तो अभी कहानी कुछ कनेक्ट हो गई होगी, क्या कहानी हमने करी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत।